सलामुकुरन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुज़िट बीएस। इस वीक में मार्केट को देखा जाए तो तकरीबन हमारी 3% मार्केट वीकली जो है बुलिश है, बल्कि आज के दिन में बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही हम ऑल टाइम हाई पे मार्केट हमारी आपको नजर आएगी। इसके अलावा जो है सिर्फ पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है, इंटरनेशनली भी सारे जगह पे हालात ऐसे ही हैं। यूएस मार्केट में बहुत ज़्यादा आप देख रहे थे कि पैनिक मचा हुआ था, हर बंदा कह रहा था कि एआई बबल है, किसी भी टाइम बर्स्ट हो जाएगा, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, हालात बहुत खराब हैं, ये ग्रेट डिप्रेशन में जा रहे हैं। और मैंने यहाँ पे आपको 10 दिन पहले एक फेसबुक के ऊपर लाइव आके एक सेशन भी किया था और मैंने क्लियरली आप लोगों को बताया था कि जो नंबर्स मेरे पास आ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स आ रहे हैं, वो तो इंप्रूव कर रहे हैं, थोड़े से बेहतर हो रहे हैं। तो मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि यहाँ पे अभी कोई भी बबल है, और आप देखें कि मार्केट ने उसी तरीके से रिवर्स किया है। यूएस 100 ऑल टाइम हाई पे इस टाइम पे पहुंचने वाली है, बल्कि यूएस 500 जो है, जो S&P 500 है, वो आपकी इससे ज्यादा परफॉर्म कर रही है। और जो मैंने आप लोगों को लाइव सेशन के अंदर जो कॉल्स भी दी थी, जो मैंने आपको बताया भी था कि ये कुछ स्टॉक्स हैं जिसको आप मद्देनजर रख सकते हैं कि आप देख सकते हो, आज के दिन में वो पोर्टफोलियो तकरीबन मेरा 4 to 5% अप है, और अगर मार्केट को देखें वो थोड़ी सी नेगेटिव चल रही है। सो ये होता है कि ओवरऑल अगर आप अच्छे पोर्टफोलियोज को पिक करना सीखें, और मैंने जिस तरीके से बताया हुआ कि आप मेरा इन्वेस्टोजीनी मॉडल को भी यूज करके ऐसी पिक्स को देख सकते हैं। इसके अलावा ट्रंप जो है आजकल बहुत ही ज्यादा आप देखें एक्साइटमेंट शो कर रहा है। वो कह रहा है कि जितने भी टैरिफ मेरे इकट्ठे हुए हैं उसको हम इनकम टैक्स लोगों के माफ कर देंगे। $2,000 जो है पर चेक जो है हम लोगों को देंगे जो टैरिफ से हमने पैसा बनाया। सो वो भी एक देखें हम कि काफी हद तक उसके भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं। रिसेंटली गूगल ने एआई मेटा ने जो है गूगल से एआई की कुछ चिप्स जो है वो उन्होंने खरीदी हैं, उसकी बेस के ऊपर अगर आप देखें गूगल भी ऑल टाइम हाई पे चला है। तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं दो अनाउंसमेंट्स एक करता चलूं। एक आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे हमारी सरमाया की ट्रेनिंग्स नजर आ रही होंगी। तो इस टाइम पे क्रिप्टो फंडामेंटल्स जो सलमान लीड कर रहे हैं, ऑलरेडी आप लोगों ने देखा है जिस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, वो आप ट्रेनिंग्स अभी रिसेंटली हमने इसको ओपन कर ली है। तो यू कैन गो एंड रजिस्टर फॉर द ट्रेनिंग एज वेल। और आप देख रहे हैं कि ये फंडामेंटल्स को जब आप कंबाइन करते हैं विद टेक्निकल्स या जो भी आप चीजें, जितना ज्यादा नॉलेज आप यूज करेंगे उतने आपके पैसे भी ज्यादा बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है इन्वेस्टमेंट मास्टरी जो मेरा है, दिस विल बी क्लोज बाय 15 दिसंबर। तो ये 15 दिसंबर विल बी लास्ट डेट, लेकिन 10 दिसंबर तक हम इसको क्लोज कर देंगे। तो अगर आप इसके लिए भी रजिस्टर करना चाहते हैं देन यू कैन रजिस्टर फॉर दिस कोर्स एज वेल। चलें, अब हम स्टार्ट करते हैं, फराज भाई की तरफ चलते हैं। फराज भाई कैसे हैं आप, और थोड़ा सा मार्केट का ओवरव्यू देते हैं। जी हमारे अल्लाह का शुक्र, ऑल गुड। बिल्कुल मार्केट का ओवरव्यू लेते हैं, उससे पहले मार्केट का रिकैप कर लेते हैं जो हम पिछले काफ़ी दिनों से ट्रेड सिग्नल्स या कॉल्स देते हुए आ रहे हैं या जो एनालिसिस कर रहे हैं उसका एक ब्रीफ सा एक ओवरव्यू कर लेते हैं। एक कुछ अर्सा पहले 24 अक्टूबर को जब मार्केट थोड़ी सी स्लगिश थी, बेरिश थी, तो उस टाइम ये सजेस्ट कर रहा था कि भाई अच्छी वैल्यू बाइंग करनी है अच्छे स्टॉक्स में। सो GHNI वाज वन ऑफ देम, और जिसके ऊपर ये 878 880 पे चल रहा था। मैंने ये कहा था कि जब ये नीचे आए 780 775 ये रीजन है, यहाँ पे एक्यूमुलेट करें, कंसोलिडेट करें एंड देन थोड़ा सा वेट करें तो ये अच्छी वैल्यू बाइंग आपको दे देगा। एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हुआ। वहाँ से ड्रॉप हुआ, ड्रॉप होने के बाद फिर अब ये कंसोलिडेट हुआ उसी जोन पे देखें, और फिर आज जो है ये 825 के करीब जाके क्लोज हुआ है। सो ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त ये थी यहाँ पे वैल्यू बाइंग के लिए। अच्छा, जिस टाइम ये टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताया जाता है, अगर आप लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है तो मेरे ख्याल में थोड़ा बेहतर कमेंट किया करें, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली टॉप के ऊपर मतलब अपने हाइस पे हम ये सजेस्ट करें कि भाई 8 से 10% ड्रॉप आ सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। सो एक कमेंट में पढ़ रहा था, एट वन पॉइंट यू आर प्रोमोटिंग GHNI इन ऑल योर पोस्ट that it will rally and now Faraz is down by selling it, saying ये 700 रुपये का हो जाएगा। मैंने 700 का कभी भी नहीं कहा, ये बना हुआ है 780 पे। सो अगर कोई आपको ये सजेस्ट कर रहा होता है ना कि भाई ऊपर अगर आप इस पर प्रॉफिट बुक कर लें नीचे आपको वापस मिल जाएगा, सो मेरे ख्याल में फ्री की एडवाइस है। सो नेगेटिव कमेंट करने से बेहतर है कि थोड़ा सा समझ बूझ के काम किया करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सेम इज़ द केस PSO, ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा था 450s पे। तो अगेन ये भी उन्हीं दिनों की कॉल है कि सजेस्ट किया था कि भाई वैल्यू बाइंग करें जब ये नीचे आएगा। एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स को आके इसने टेस्ट किया जो सजेस्टेड था 430 के करीब, और उसके बाद अब ये यहाँ से 460 455 456 के करीब बढ़ना शुरू हो गया। ये सारी वो कॉल्स हैं जो जिस टाइम मार्केट साइडवेज थी और मैं आप लोगों को अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स सजेस्ट कर रहे थे, हम लोग बैठ के यहाँ पे कि भाई यहाँ पे बाइंग करें। दाऊद लॉरेंस लिमिटेड DLL, ये भी यही कहा था कि भाई नीचे आएगा, यहाँ से ड्रॉप होगा, तो
तो आप लोगों ने इसको एक्यूमुलेट करना है। और एग्जैक्टली यहाँ से 450 के करीब आया उसी जोन में, और अब वहाँ से बढ़ता हुआ दोबारा 475 के करीब है। पीटीसी वन ऑफ द कॉल जो बड़ी परफेक्टली चली है, जो हमने यहाँ पे बोला था 35 के अराउंड के इसको बाय करें। इसके जो टारगेट्स हैं वो 41.37 के एग्जैक्टली उसी को टेस्ट किया, और फिर उसके बाद से अब ये नीचे आना शुरू हो गया है। ट्रीट जिस टाइम 32.5 पे चल रहा था, ये वाला बाय वन जोन बताया हुआ है कि भाई यहाँ पे 30.95 पे आएगा तो आपने बाय करना है। एग्जैक्टली वहीं पे आके बाउंस करता हुआ जो टारगेट्स बताए गए हैं उधर तक जा रहा है। फातिमा लास्ट टाइम बड़े कॉन्फिडेंटली हाईलाइट किया था कि भाई ये अंडर वैल्यूड है इस टाइम और ये बढ़ जाएगा, और इसके आसान से टारगेट्स पहले 149.7 के होंगे एंड देन फिर अपने ऑल टाइम हाई को 155 को जाके टेस्ट करेगा। वैसे ही इसने जाके परफॉर्म किया, और इस टाइम उन्हीं लेवल्स को टेस्ट करने के बाद ड्रॉप हो रहा है। फिर रिमेंबर वन थिंग, ये वाहिद शो है दुनिया का जिसके ऊपर ना सिर्फ पीएसएक्स के स्टॉक्स इंडेक्स का ओवरव्यू, उसके बाद फिर हम फॉरेक्स के ना सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल्स, गोल्ड के, उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स के, देन फिर क्रिप्टो अभी हमारी वैल्यू ऐड हुई है इस पर। यहाँ पे जो क्रिप्टो लास्ट टाइम हमने 3-4 डिस्कस किए थे, उसमें से एक टेक्निकल सेटअप निकाला था कि भाई आप TNSR को देख लीजिएगा, जब ये 0.17 से नीचे जाए तो इसको शॉर्ट कर दें और 0.09 के करीब इसको बाय कर लें। सो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। ये जब ब्रेक हुआ 0.17, उसके बाद ये ड्रॉप होता हुआ उसी सपोर्ट जोन पे आया है, और अब वहाँ से फिर बढ़ता हुआ ऊपर जा रहा है। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत भी टेक्निकल्स की समझ है, जो हम करा रहे होते हैं अपने स्टूडेंट्स को बता रहे होते हैं, तो यहाँ पे ये देखिएगा कि ये हमारे एक स्टूडेंट ने इसी कॉल के ऊपर 372% प्रॉफिट की गेन की है एक ही कॉल के ऊपर। यानी कि अगर आपने $100 डाले हुए इस ट्रेड पे तो $472 की। और इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि भाई जो स्ट्रैटेजी आपने बताई उन्हीं लेवल्स के ऊपर मैंने जाके उस स्ट्रैटेजी को प्ले किया और उस पूरी ट्रेंड को मैंने राइड किया। सो ये पावर होती है कि भाई अगर आप सीख लेते हैं, और अगर सिग्नल्स या आपको कोई फंडामेंटल एनालिसिस या इस तरह के एनालिसिस भी मिल रहे होते हैं, उसमें आपने खुद कैसे उसको जाके प्ले करना है, तो जब आप सीख के काम करेंगे तो फिर उसके बाद आप एक ट्रेड के ऊपर भी $100 इन्वेस्ट करके $372-75 की राइड ले सकते हैं। सो ये होता है कि जब आप लर्न जो स्किल्स को हैं सीख लेते हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूं, जितनी भी हम लोग अपने ये कोर्सेज आपको करा रहे होते हैं, ये वाहिद आपकी टेक्निकल्स की क्लास होती है जिसमें ना सिर्फ हम PSX के एनालिसिस भी सीख रहे हैं, फॉरेक्स भी सीख रहे हैं, क्रिप्टो भी सीख रहे हैं, गोल्ड भी सीख रहे हैं। जो मार्केट में बाकी कोर्सेज चल रहे होते हैं ना, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एसेट क्लास या पर्टिकुलर मार्केट के हिसाब से होते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो सब कुछ कवर कर रहे होते हैं। अब ये जो स्टूडेंट है ना सिर्फ ये PSX को भी ट्रेड कर रहे हैं, ये टेक्निकल्स क्रिप्टो को भी कर रहे हैं, और आगे क्रिप्टो का सारा फ्यूचर है। सो दिस इज़ इट। ये हमारा बड़ा ज़बरदस्त हमारा रहा, और मुझे खुशी इस बात की होती है कि जो बुल्स एंड बेयर्स में जो हमारे एनालिसिस होते हैं, सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारे स्टूडेंट्स उठा रहे होते हैं, क्योंकि उनको इसकी वैल्यू का पता है, और उनको ये पता है कि भाई इन पर्टिकुलर लेवल्स को मैंने जाके ट्रेड कैसे करना है और उनको राइड कैसे करना है, और यही स्किल्स और आर्ट है, और यही सीखना भी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए मैं यहाँ पे अपने जो एनालिसिस मैंने अगेन यूट्यूब के ऊपर सरमाया पे भी वहाँ पे दिखाए थे, और ये मैं सिर्फ इसलिए वहाँ पे आपको मेंशन कर रहा था कि इसके एनालिसिस मैंने किए थे ताकि आपको एक आइडिया हो कि किस तरीके से हम फंडामेंटल एनालिसिस अपने एंड पे भी कर रहे होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली भी ये इसी वीकेंड के ऊपर मेरा फॉरेक्स फंडामेंटल्स का अभी बैच खत्म हुआ है। ये सब ने अपने यहाँ पे भी रिव्यूज दिए हैं, इसके साथ ट्रस्ट पायलट के ऊपर जो है सरमाया के ऑलरेडी वहाँ पे भी रिव्यूज आ रहे होते हैं। तो ये देखें किस तरीके से लोग ऑलरेडी काफी चीजों को डिस्कस भी कर रहे होते हैं, मेंटोर्स की भी अगेन काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। तो ये देखिए हम किस तरीके से ओवरऑल हम लेके चल रहे हैं, लोगों को सिर्फ ट्रेन नहीं करते, पूरे मेंटोर्स हमने साइन किए होते हैं, जिस तरीके से हम सारी चीजों को बता रहे होते हैं। ये देखें यहाँ पे ये सैयद मेहराब है, इन्होंने लिखा भी हुआ है, बिफोर ज्वाइनिंग आई हैड ट्राइड मेनी ऑनलाइन ट्रेडिंग ग्रुप्स बट आई हैव नेवर सीन अ कम्युनिटी लाइक सरमाया एनीवेयर इन द वर्ल्ड। द मेंटर्स लेड बाय सर अमार यासीन एक्सप्लेन। चलिए फॉरेक्स फंडामेंटल है, लेकिन फराज है, लेक भाई हैं, सारा बैकएंड से देखें। द कम्युनिटी सपोर्ट इज आउटस्टैंडिंग, एवरीवन हेल्प्स ईच अदर and you always feel guided and encouraged. The professionalism, honesty and transparency of Survivor truly set it apart from other trading communities. ये होता है, और इस तरह के जब हम एक कमेंट्स आते हैं ना, तो यकीन करेंगे हमारा दिल करता है कि हम और ज्यादा एफर्ट करें, और ज्यादा आप लोगों के हम ये सब चीजें प्रोवाइड करें। ये कमेंट मुझे बहुत ही जबरदस्त लगा था, क्योंकि ओवरऑल सिर्फ मेरी बात नहीं हो रही, कोर्स की बात नहीं हो रही, लेकिन एज अ कम्युनिटी जो कि सारे लोग यहाँ पे काम करें, जो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ यहाँ पे लोग आए हुए हैं, जो हर बंदे को अपने भी एंड से बता रहे होते कि
हमें क्या लग रहा है कि कौन सी करेंसी परफॉर्म कर सकती है, या किसी के एनालिसिस गलत हो रहे हैं तो उसको फौरी तौर पे गाइड करना। नेगेटिव कमेंट्स आपको डिस्कॉर्ड पे हमारा जो अपना जो यहाँ पे पूरा कम्युनिटी बनी हुई है, यहाँ पे आप लोगों को कहीं पे भी नजर नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें इसके बाद हम आ जाते हैं टूवर्ड्स एक और अनाउंसमेंट मैं यहाँ पे करना भूल गया था। सो दिस इज हमारे जो सरमाया यूट्यूब सरमाया की जो वेबसाइट है, म्यूचुअल फंड्स फेवरेट के नाम से अब आपको ये लिंक मिल सकता है, जो कि हमारी पिछली वेबसाइट पे हुआ करता था। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी स्टॉक को देखना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा किस नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड ने किसको बाय किया हुआ है, जैसे ओजीडीसी नंबर 1 82 म्यूचुअल फंड्स ने बाय किया हुआ है, लकी सीमेंट को 78 यहाँ पे बाय किया हुआ है। तो ये भी अगेन हमारा लिंक अब दोबारा से एक्टिव हो गया है, आप लोग यहाँ पे भी आके इसको देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे मैंने लास्ट 10 दिन पहले जो है आप लोगों के सामने एक लाइव सेशन किया था, और तकरीबन इसको 10 डेज हो गए। और उससे पहले 31 अक्टूबर को मैंने ये एक क्रिसमस रैली के बारे में आप लोगों को बताया था, बुल्स एंड बियर्स में ही बताया था। अब एक तकरीबन एक महीना होने वाला, तो मैंने आपको कहा था कि मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं, ऊपर जा सकती हैं। ऑल्दो अगर आप यहाँ पे देखोगे यूएस 100 जो है, यानी कि नैस्डैक 100 तकरीबन अपनी ऑल टाइम हाई पे वापस आ रहा है। और ये नेगेटिविटी यहाँ से मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताना शुरू किया था, और दोबारा मार्केट नीचे आई, थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट्स आए, दोबारा से मार्केट वापस आना शुरू हो गई। और यूएस 500 जो है इसने बहुत बेहतरीन ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है एज कम्पेयर टू यूएस 100, ठीक है। यहाँ पे देखें ये तकरीबन ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे पहुंचने वाली है। दूसरी चीज, एक यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो सेशन किया था, मैंने कुछ सेक्टर्स भी हाईलाइट किए थे कि जो मुझे लग रहे हैं, जो मेरे मॉडल के मुताबिक जो कंपनीज आ रही हैं, वो मुझे लग रहा है कि ये सेक्टर्स जो है ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे मैं वो आपको सेक्टर्स दिखा भी देता हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेडिकल जो है, दिस वाज वन ऑफ द सेक्टर जो कि मैंने आपको कहा था कि मेरे एंड पे बहुत ज्यादा एनालिस्ट जो है वो एस्टिमेट कर रहे हैं ये काफी हद तक ऊपर जाएगा। देखिए पूरी दुनिया जो है एआई के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रही थी कि एआई के ऊपर हमने फोकस करना है, यहाँ पे एनवीडिया ऊपर जा सकता है, गूगल जा सकता है। ऑल्दो गूगल बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है और मेरे अगेन मॉडल में भी था। तो इस तरीके से अगर आप देखें ये सारी मेरे पास सेक्टर्स भी हैं। और अगर इसके रिजल्ट्स के ऊपर आ जाऊं तो रिजल्ट्स यहाँ पे मेरे पास पहले नैस्डैक के इतने खास परफॉर्मेंस आप देखें बहुत जबरदस्त नहीं हुई, लेकिन फिर भी अगर आप मॉडल पे मेरे यहाँ पे देखेंगे 14 नवंबर से मैंने 26 नवंबर जब से मैंने ये सेशन किया था, 10 दिन तकरीबन हमारे हो गए, तो मार्केट ने तकरीबन 0.8% परफॉर्म किया है। मेरे तकरीबन पोर्टफोलियो के अंदर इसने 2.3% परफॉर्म किया है। और यहाँ पे जो स्टॉक्स मेरे पास, मैंने आपको सजेस्ट भी किया था, जो स्टॉक्स मेरे पास हाईलाइट हो गया है जिसमें एनालिस्ट रेटिंग जो है ज्यादा अच्छी आ रही है, ये आप दोबारा से वहां पे देख सकते हैं, तो उनके रिटर्न्स आपको ज्यादा बेहतर नजर आएंगे, चाहे वो आपके मेडिकल में हो, चाहे आपके वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में हो। यहाँ पे अगर आप देखें एमएक्सएल का है एक शेयर जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, बहुत जबरदस्त नजर आ रहा था कि ये एस्टिमेट अच्छा है, और मैंने यहाँ पे भी आपको सजेस्ट किया था कि आप इसमें ले सकते हो एक्सपोजर। यहाँ पे अगर आप देखो तो उसने तकरीबन 11% परफॉर्म किया है, क्योंकि देखें दोनों चीजें हैं, इन्वेस्टर की मॉडल में भी आ रही है, एनालिस्ट की रेटिंग भी बता रही है, तो इसको परफॉर्मेंस भी देनी चाहिए, ठीक है। अगर मेडिकल के ऊपर अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो तकरीबन मेडिकल के जो जितने भी स्टॉक्स हैं उन्होंने तकरीबन 5% यहाँ पे परफॉर्म किया है। और यही बात है कि मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो सेक्टर एनालिस्ट देख रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा फोकस करें, ये देखें कि भाई और भी स्टॉक्स हैं, और भी सेक्टर्स हैं, और ये किस तरीके से देखा जाता है। अगेन 5000 कंपनीज को मैं फौरी तौर पर एनालाइज करता हूँ, किस तरीके से करता हूँ। ये मॉडल जो मैंने इन्वेस्टर जी ने बनाया हुआ है, ये रिजल्ट्स आपको इसी तरीके से बनाए जाते हैं, और इसके रिजल्ट आगे आप लोग मैं बनाना भी सिखाता हूँ कि किस तरीके से आप देख सकते हो। अच्छा खैर, यहाँ पे अगर आप देखो ये तो आपको नैस्डैक के रिजल्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे जाएंगे जिसके रिजल्ट इससे भी ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरा पोर्टफोलियो जो है तकरीबन 4.85% यानी कि 5% यहाँ पे ऊपर है, और इसके अंदर जो स्टॉक्स यहाँ पे नजर आ रही है, ये परफॉर्मेंस आपको नजर आ रही है, तो ये बेहतरीन इन्होंने परफॉर्म भी किया है। वन ऑफ द स्टॉक्स बड़ा मशहूर है, ये LLY के नाम से, ELI लिली नाम है स्टॉक का, और ये मेडिकल के अंदर अमेरिका में बहुत बड़ी कंपनी है जो कि बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है। यहाँ पे अगर आप इसको देख भी लोगे तो इसमें एक्सपेक्टेड अर्निंग्स जो एनालिस्ट बता रहे थे कि 81% इसकी अर्निंग्स ग्रो कर सकती है इस साल, और इससे नेक्स्ट ईयर 35% कर सकती है। तो अगेन जब मेरे मॉडल में ये कंपनीज कुछ आती हैं और एनालिस्ट भी इसमें पॉजिटिव सेंटीमेंट दे रहे होते हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त होती है, ठीक है। मेडिकल में अगर आप यहाँ पे देखें 5% इसने परफॉर्म किया। ALB जो है ये भी एक स्टॉक है, इसने भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। यहाँ पे अगर हम ग्राफ पे आते हैं, ये दोनों को अगर आप यहाँ पे आके देखो, सो LLY जब से मैंने इसकी रिकमेंडेशन दी है या आपको सजेस्ट किया, ये देखें बिल्कुल शूट करके ऊपर जा रहा है। तकरीबन 31 से भी अगर आप यहाँ से देखेंगे 850 समथिंग पे था, 1100 पे ये जा चुका है। ALB देख लें आप, अगेन दिस इज वन मोर स्टॉक,
MXL देख लो, सारी ऐसी कंपनीज जो मैंने आप लोगों को बताई हैं वो सारी ही शूट करके ऊपर जा रही है। सो अगेन सिर्फ सिंपल बात नहीं कि आपने आपको सिखा दिया, आपको फंडामेंटली दिखाया भी है कि किस तरीके से करें। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे अपने मॉडल्स जो बनाए हुए हैं सारी स्टॉक मार्केट के, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें ये स्टॉक मार्केट के पाकिस्तान मार्केट के ऊपर जो उनके पास स्टॉक्स आ रहे हैं ये सारे वो हैं। इसमें FCSC यहाँ पे आपको आप लोगों के पास ये ऑलरेडी परफॉर्मेंस भी कर गया है। MCBIM जो है मेरी पिछले एक साल की कॉल है। सियान हमारे पास लेटेस्ट पिक आई थी जो जिसने बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे परफॉर्म किया है। तो अगेन जो स्टूडेंट्स मेरे बैक एंड पे जिनको खुद एनालिसिस करके जो अपने शेयर्स के अंदर एक्सपोजर ले रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखो सियान 38 30 40 के पास था, ऑल द वे 60 पे गया है। सो ये सारे रिजल्ट्स आपको देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज अगेन अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स एज वेल, और आप खुद से भी ऐसे मॉडल्स बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने सारे ये रिटर्न्स यहाँ पे दिखा भी दिए हैं, और अब हम चलते हैं टुवर्ड्स आवर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सो यहाँ पे लास्ट वीक के जितने भी हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स थे वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आप इसको पॉज करके अपने एंड पे खुद से भी देख सकते हैं। इस वीक के जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें सबसे पहले आपके जो नवंबर की CPI है ये तकरीबन 6.3% पे आने वाली है, और आपकी जो फूड इन्फ्लेशन है ये एक्सपेक्टेड है कि तकरीबन 7.1% पे आएगी, ठीक है। ये ऑल्दो दिस इज अ बिट नेगेटिव बिकॉज आपकी CPI इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा बढ़ रही है, और जो फ्लड्स वगैरह आपके आए थे उसकी वजह से आपकी जो फूड की प्राइसेस हैं, फूड की इन्फ्लेशन है वो भी काफी हद तक ऊपर गई है। सो मैंने यहाँ पे ये दोनों लिखे हैं, क्रॉस लिखा है, क्योंकि एक तो नंबर 1 इन्फ्लेशन बढ़ी है। टिक मार्क मैंने इसलिए आपका किया है कि पाकिस्तान के अंदर 5 to 7% जो है वो कहा जाता है कि स्टेट बैंक जो है ये कहती है कि हमारा इतना टारगेट है कि यहाँ पे अगर हमारी इन्फ्लेशन रहती है तो दैट इज गुड फॉर अस, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें ज्यादा अगर बढ़ रही है तो सेंट्रल बैंक ने क्या किया कि इंटरेस्ट रेट को मजीद अभी फिलहाल कट नहीं किया, होल्ड इसी वजह से रखा है कि मजीद थोड़ी सी महंगाई ना आए, ठीक है। सो ये एक दिस इज वन नेगेटिव डेवलपमेंट कह लें या न्यूट्रल कह लें कि थोड़े से नेगेटिव तो है, बट अगेन कोशिश ये की जाएगी आगे जाके सेंट्रल बैंक को भी अगर ये मजीद इन्फ्लेशन अगर थोड़ी बहुत भी ऊपर जाएगी तो उसको कंट्रोल रखा जाए। फूड सेक्टर इंक्रीज इट्स टॉप लाइन बाय 9% विद 100 बेस पॉइंट इंक्रीज इन मार्जिन्स। सो फूड सेक्टर आप लोगों ने देखा है कि काफी हद तक जो है वो उसकी जो रेवेन्यू है वो तकरीबन 9% मजीद बढ़ा है, और जिसमें से 1% जो है कंबाइंड सबका जो है वो मार्जिन काफी जबरदस्त आ रहा है। ऑलरेडी हमने आप लोगों को 2-3 कॉल्स यहाँ पे दी भी हुई है। नेशनल फूड की हमने आप लोगों को दी थी, मरी ब्यूरी दी थी, तो ये हमारी टॉप पिक्स में से भी है। मेरी टॉप 25 पिक में मरी ब्यूरी थी। नेशनल फूड जो है अप्रैल में हमने आप लोगों को कॉल दी थी, उसके बाद आप देखें कि बेहतरीन वो भी परफॉर्म कर रहा है। डेयरी प्रोडक्ट शोड साइंस ऑफ रिकवरी इन प्राइस एंड डिमांड। सो डेयरी प्रोडक्ट जो है पिछले साल जो है इसके ऊपर 18% का GST लग गया हुआ था, जिसकी वजह से इसके ऊपर काफी ज्यादा इसकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी। तो ईयर ऑन ईयर जो था वो जाहिर सी बात है थोड़ा सा इसके रिजल्ट्स वगैरह खराब भी आए थे, क्योंकि बेस इफेक्ट होता है ना। तो अब बेस इफेक्ट जो है वो अब खत्म भी हो रहा है, और उसके बाद जो है प्राइसेस एंड डिमांड में थोड़ा सा इंक्रीज भी आ रहा है। तो गोइंग फॉरवर्ड शायद इसके अंदर थोड़ी सी आपको इस सेक्टर के अंदर रिकवरी भी शायद नजर आए। LSM सेक्टर शोड साइंस ऑफ रिकवरी विद आउटपुट राइजिंग 2.69% इन सितंबर 2025। तो लास्ट के मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स ऑलरेडी हमारा अच्छा जा रहा है। सो हम जो है ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में हैं, और इसका जो नंबर है ना ये आपका LSM से आपको पता लगता है। अगर आपने मेरी बात नहीं सुननी तो कम से कम इंडिकेटर्स को सुन लें कि जो आपके लास्ट के मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है वो थोड़ा सा बेहतरी बता रहा है कि आपकी थोड़ी सी आउटपुट बेहतर है, ठीक है। 4 month फिजिकल ईयर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंक्रीज बाय 4% ईयर ऑन ईयर। नेटवेयर इसमें से आपका 8% इंक्रीज हुआ है, बेडवेयर 7%, और गारमेंट्स जो है 5% आपकी इंक्रीज हुई है। सो अगेन टेक्सटाइल भी आपकी जबरदस्त एक्सपोर्ट कर रही है। जो कंपनीज आपको लग रहा है कि ज्यादा बेहतर सेल्स कर रही है आप उनको एनालाइज करके उसमें एक्सपोजर भी रख सकते हैं। IMF वार्न्स पाकिस्तान SWF vulnerable टू करप्शन विदाउट रिफॉर्म्स। सो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि IMF ने 1-2 रिपोर्ट्स भी शेयर की हैं विच इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान, और ये बताया भी है कि थोड़ी सी करप्शन जो है आपकी यहाँ पे नजर आ रही है। सो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करें, और जब कंट्रोल होगा तो जाहिर सी बात है आप फिर ही आगे अपने रिफॉर्म्स वगैरह कर पाएंगे, ठीक है। तो ये दिस इज अ बिट नेगेटिव फॉर पाकिस्तान, लेकिन इसको ठीक करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब करप्शन चलती है, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर चलता है, लेकिन इसको कंट्रोल ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इंपोर्ट्स ऑफ कार असेंबली किट्स सर्च 123%। तो इसका मतलब यही है कि आपकी जो पाकिस्तान के अंदर ऑटो की डिमांड ऑलरेडी है, हम काफी अरसे से कह रहे हैं, बहुत जबरदस्त स्टॉक्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, सासगर कर रहा है, गैल जो है ये भी अगेन हमारे टॉपिक्स में आता है, GH चेन्नई जो है अगेन सारे जो है बहुत जबरदस्त परफॉर्म करें। ऑलरेडी फराज ने भी ये भी आपको दिखाया कि GH चेन्नई ने दोबारा अपना हमारा टारगेट भी हिट किया है, उसने परफॉर्मेंस भी दी है। सीमेंट एक्सपोर्ट अर्निंग्स हिट 11 ईयर हाई डिस्पाइट वॉल्यूम ड्रॉप। सो सीमेंट की जो एक्सपोर्ट है वो जबरदस्त जा रही है। ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो हमारी टोटल अगर आप सेल्स देखें तो वो बहुत ज्यादा जंप नहीं कर रही, लेकिन एक्सपोर्ट जो है हमारी
वो बहुत जबरदस्त जा रही है। जो साउथ के रीजन के अंदर जितने भी आपकी प्लांट्स हैं, डीजीकेसी वगैरह हो गया, ये काफी हद तक एक्सपोर्ट अच्छी कर रहे हैं, ठीक है। ऑयल प्राइसेस फॉल एज यूक्रेन पीस टॉक्स प्रोग्रेस, तो ये अगेन रशिया यूक्रेन का जो मामला थे उसके ऊपर ट्रंप ने भी फोकस किया, यूएस ने भी फोकस किया है कि आप पीस टॉक्स के ऊपर बात करें, तो उसकी वजह से ऑयल की जो प्राइसेस है वो काफी तक नीचे आ रही है, विच इज गुड फॉर अस, ठीक है। ये ऑयल की प्राइस जितना नीचे जाएगी हमारे लिए वो ऑयल का रेट जो है वो काफी हद तक सस्ता रहेगा, और पाकिस्तान के ऊपर बर्डन भी काफी हद तक कम रहता है। एफसीसीएल एंड कैपको सीक 90-day एक्सटेंशन फॉर अटक सीमेंट एक्विजिशन ऑफर, तो अटक सीमेंट की एक्विजिशन की ऑफर थी, ये आप लोगों ने देखा है। एफसीसीएल और कैपको मिलके जो है इसको खरीदना चाह रहे थे, अब उसमें थोड़ा सा डिले आया, तो इसकी वजह से अगर आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा नेगेटिव टाइप सिनेरियो, बट अगेन अगर इसको न्यूट्रल कहा जाए कि कुछ अरसे बाद ये पता लग ही जाएगा कि क्या एक्विजिशन की सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। सिंध अप्रूव्स प्लान फॉर 600 ईवी चार्जिंग स्टेशन, सो दिस इज गुड। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर हम काफी ज्यादा काम करें, पंजाब के अंदर ऑलरेडी काफी काम स्टार्ट हो चुका है, और अगेन सिंध ने भी अप्रूव किया है कि 600 चार्जिंग स्टेशन जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ये लगेंगे, और इसका फायदा अगेन पीएसओ को भी हो सकता है, हबको को भी हो सकता है, विच इज अ गुड साइन फॉर अस, ठीक है। आयरन एंड स्टील स्क्रैप इंपोर्ट्स हिट रिकॉर्ड इन अक्टूबर। अच्छा, ये क्रॉस मैंने यहाँ पे कर दिया, लेकिन इसको एक्चुअली क्रॉस नहीं होना चाहिए, इसका दोनों न्यूट्रल होने चाहिए। अच्छी चीज भी है, थोड़ी सी बुरी चीज भी है। अच्छी चीज ये है कि डिमांड हमारे मुल्क के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन की ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से हम आयरन स्टील स्क्रैप को ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब ये इंपोर्ट करते हैं तो अगेन जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज होती हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा बर्डन ज्यादा आ जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, तो ये थोड़ा सा इशू है। बट अगेन कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी ज्यादा बेहतर होना ये हमारे मुल्क के लिए ज्यादा अच्छी चीज है। अच्छा, टॉमसीएल सिक्योर्स 5.2 मिलियन सऊदी एक्सपोर्ट डील। ऑलरेडी आप लोगों ने देखा है टॉमसीएल के अंदर काफी ज्यादा अच्छा एक्सपोजर चल रहा है, काफी जबरदस्त सिनेरियो भी हमारे ऑलरेडी रहे हुए हैं, और इसमें और भी डील्स इनको मिली है, चाइना से भी डील मिल रही है, तो अच्छे इसके अंदर फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं। ओगरा कट्स प्रिस्क्राइब गैस प्राइसेस फॉर एसएनजीपी एंड एसएनजीसी, ये अगेन टेक्सटाइल के लिए या दूसरे सेक्टर्स के लिए काफी हद तक अच्छी चीज है। एसएनजीपी और एसएनजीसी के लिए थोड़ी सी प्राइसेस कम होना जो है इनके लिए एक अच्छी चीज है, क्योंकि जाहिर सी बात है गैस जो है आगे सप्लाई करते हैं। ओजीडीसी रिसीव्स अनदर इंस्टॉलमेंट अंडर सर्कुलर डेब्ट प्लान, ठीक है, तो ये अगर आप देख रहे हैं सर्कुलर डेब्ट के जो भी मसले चल रहे हैं, तो ओजीडीसी, पीपीएल हो गया, पीएस हो गया, इन सबको जो है पैसे जो है वो मिल भी रहे हैं, और ये एक ऑलरेडी हमने पिछले साल भी आप लोगों को बताया था कि ये आगे ये थीम चलती रहेगी कि सर्कुलर डेब्ट के थोड़ी जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट्स है ये इनको मिलेंगी। निशाद डू अनाउंस बायबैक ऑफ 285 मिलियन शेयर्स, इसमें पीकेजेपी जो है ये पावर सेक्टर वाली जो कंपनीज है निशाद की, जिसमें पीकेजेपी आता है, लाल पीर आता है, ये जो है इन्होंने प्लान किया कि अपने जो है शेयर्स को बायबैक करेंगे, ठीक है। टेलीनॉर और यूफॉन मर्जर एक्सपेक्टेड इन अर्ली दिसंबर, ये ऑलरेडी हमने पहले भी आपको पीडीसी की कॉल दे दी है, बेहतरीन कॉल चल रही है। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान जो टेलीकम्युनिकेशन पीटीसी का जो शेयर है वो टेलीनॉर को इन्होंने एक्वायर भी किया है, और यूफर को ऑलरेडी इन्होंने पहले से किया हुआ था, तो ये मर्जर जो है ये एक्सपेक्टेड है दिसंबर तक। सो दीज आर ऑल द फंडामेंटल्स फ्रॉम माय साइड, और फिर अब चलते हैं फराज की तरफ। जी फराज, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट का ओवरव्यू देना। अगर आपकी सेविंग है डॉलर के अंदर या आपके पास कैश पड़ा हुआ है बैंक के अंदर, आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट ना करके एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठे हैं। पिछले एक साल के अंदर स्टॉक मार्केट ने तकरीबन 90% का रिटर्न दिया। सोचिए यही पैसे आपने अगर इन्वेस्ट किए होते तो आज डबल हो गए होते। और इन्वेस्ट ना करने की एक रीजन है कि आप आज भी घबरा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करेंगे तो लॉसेज ना हो जाए। सो इसी घबराहट को एड्रेस करने के लिए सरमाया लेकर आ रहा है आपके लिए फाइनेंशियल ट्रेनिंग्स, जो कि आपको हेल्प करेगा कि कैसे आपने कॉन्फिडेंटली स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना है। आज ही सरमाया के कोर्सेज लें एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। अच्छा, 100 इंडेक्स की बात करें तो जैसे हमने हाईलाइट किया था कि नवंबर जो है वो बुलिश महीना साबित हो सकता है, और जो हुआ भी है, बड़ी अच्छी क्लोजिंग आई है आज। और जो लास्ट टाइम एक रेजिस्टेंस थी 163 600 से 800 की, वो भी वेडनेसडे थर्सडे को जाके इसने ब्रेक कर दिया। ये जो कंटिन्यूशन पैटर्न बना हुआ था फ्लैग की फॉर्मेशन में, तो फ्लैग का ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया है, एक अच्छा साइन है, और उम्मीद यही है कि फर्दर रैली करेगा। अभी हम इसके ऊपर और मज़ीद बात करते हैं। यहाँ पे हमने डिस्कस किया हायर हाइज एंड हाई लोज जो हम करते हुए आ रहे हैं, स्टिल हायर हाइज एंड हाई लोज इंटैक्ट हैं। इसका ये मतलब है कि बाय डेफिनेशन आपकी मार्केट स्टिल बुलिश ट्रेंड में है। ये जो साइडवेज होती है ये कंटिन्यूशन है उस बुलिश ट्रेंड की, ये अच्छा हेल्दी साइन होता है। जितनी ज़्यादा कंसोलिडेट होगी उतनी ही बड़ी फिर आगे आपकी रैली में कन्वर्ट होगी। फिर इसके अलावा मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हाईलाइट करता रहता हूँ जिसकी सिग्निफिकेंस या इम्पॉर्टेंस होती है मार्केट में उस टाइम पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। EMA 55 की जो सपोर्ट थी इज़ वन ऑफ देम, जो मैंने हाईलाइट किया था कि ये
इस सपोर्ट को टेस्ट करेगी और फिर ये बाउंस कर जाएगी, और हमने देखा कि उस सपोर्ट को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सस्टेन किया। दिसंबर जो अपकमिंग मंथ है, ये ओवरऑल बुलिश रहा है, पिछले 10 साल में 7 दफ़ा बुलिश रहा है। सो उम्मीद यही है कि ये जो बुलिश रैली अभी लास्ट वीक हमने देखी, ये आगे फर्दर आप लोगों को शायद दिसंबर में भी होती हुई नज़र आए। अच्छा, बेयरिश इंडिकेशंस की बात करें तो हमारे पास जो वीकली के ऊपर RSI डाइवर्जेंस है वो स्टिल इंटैक्ट है, और जो EMA 13 ब्रेक हुआ उसके बाद नीचे आया। सो अभी कुछ दिन और वेट करेंगे और उसको देखेंगे कि ये फर्दर उससे ऊपर दूर दूर रहता है या नहीं, या उसका एज अ सपोर्ट एक्ट करता है या नहीं, उसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे। सो ये बेयरिश इंडिकेशंस के कुछ पॉइंट्स थे। ओवरऑल पॉइंट्स टेबल के ऊपर बुल्स का वेट थोड़ा सा भी ज़्यादा हो चुका है, जो उम्मीद है कि आगे हमें फर्दर रैली में भी नज़र आएगा। अच्छा, एक और चीज़ मेरी बड़ी कोशिश होती है आप लोगों को कुछ ना कुछ साथ साथ सिखाता भी जाऊं, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स या सिग्निफिकेंस के कुछ पिवटल पॉइंट्स या पॉइंट्स को, नोट्स को हाईलाइट कर दूं, जहां पे आप लोगों को अच्छा मौका या मॉनिटर करने का मौका मिले, और वो अपॉर्चुनिटी में आपके लिए कन्वर्ट हो सकता है। रिसेंट पास्ट में हमने एक वाइकॉफ रीक्यूमुलेटिव स्कीमेटिक के ऊपर बात की थी। ये जो था, ये इससे पहले कभी भी किसी ने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया होगा। EMA 13 की सिग्निफिकेंस बताई, EMA 55 सपोर्ट की सिग्निफिकेंस बताई, फिर जो सीजनल्स के ऊपर हम बात करते हैं उसके ऊपर उसकी सिग्निफिकेंस बताई। अच्छा, फिर अभी कुछ दिन पहले EFI एल्डर्स 4 इंडेक्स के ऊपर बताया था, जिसके ऊपर बुलिश डाइवर्जेंस थी यहाँ पे, और फिर उसके बाद वहाँ से रैली बनती गई। सही, एक अच्छा एनालिस्ट का काम यही होता है कि आप वो ऑसिलेटर्स या इंडिकेटर्स ढूंढ के लेकर आएँ जिसकी सिग्निफिकेंस इस टाइम प्ले हो रही होती है मार्केट में। एक ऐसा ही इंडिकेटर अगेन मोमेंटम इंडिकेटर है, और वो वॉल्यूम्स को शो करता है। उसमें वॉल्यूम्स का फार्मूला और प्लस आपकी 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस प्लस फिबोनाची ऑफ 34 एंड 55 इसकी कंक्लूजन है। फार्मूले पे नहीं जाते, उसकी सिग्निफिकेंस पे जाते। मैं बात कर रहा हूँ क्लिंगर ऑसिलेटर की, अगेन मोमेंटम ऑसिलेटर है। अगर ये वीकली चार्ट्स के ऊपर मैं देखूँ, जब जब इसने क्रॉस ओवर किया है यहाँ पे, और उसके बाद हमने देखा है एक मैसिव रैलीज नज़र आई हैं, और वो हफ्तों तक चली हैं, महीनों तक और हफ्तों तक चली हैं। और ये मैसिव रैलीज 49,000 टू 66,000 जब पहला क्रॉस ओवर हुआ, और ये तकरीबन 9 हफ्ते के अंदर इतनी बड़ी रैली नज़र आई, यानी पैराबॉलिक मूव थी। सेम इज़ द केस सितंबर 2024 में 81,000 से 1,17,000 पे गई 11 हफ्तों में, और अगेन क्रॉस ओवर के ऊपर। फिर इसी तरीके से आपकी यहाँ पे जून 2025 अगेन ये 129,000 से लेके 169,000 तक गई इन 13 वीक्स। ये क्रॉस ओवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये ऑसिलेटर आपको ये शो कर रहा है कि जब जब वीकली के ऊपर क्रॉस ओवर्स हुए हैं, तो उसने बड़ा सिग्निफिकेंटली आप लोगों को एक बड़ी ज़बरदस्त मैसिव या पैराबॉलिक रैली में कन्वर्ट किया है इंडेक्स को। राइट नाउ इसकी पोजीशन ये है, अभी तक क्रॉस ओवर नहीं हुआ, लेकिन एक कुछ अच्छे साइंस नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर कि मोस्ट लाइकली क्रॉस ओवर हो जाए, और उसके बाद फिर ये रैली में भी कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा, अब अगर आप लोग नोटिस करें तो इसी चार्ट के ऊपर यहाँ पर आपको कुछ फॉल्स या फेलियर्स नज़र आ रहे होंगे क्रॉस ओवर्स के। अब आप कहेंगे कि ये हर दफ़ा तो नहीं प्ले करता, बिल्कुल सही की बात है, हर दफ़ा नहीं करता, लेकिन इसके लिए तरीका फिर ये होगा कि आप डेली टाइम फ्रेम पे कि जब क्लिंगर को देखेंगे, यहाँ पे वो बेयरिश था इस जगह के ऊपर, यानी कि डेली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम के क्लिंगर्स को सिंक नहीं कर रहा था, दोनों में डाइवर्जेंस थी। सो जब डेली अगर बेयरिश है और वीकली अगर बुलिश है, तो इसका ये मतलब है कि आपकी मार्केट साइडवेज ही रहेगी, या उस तरीके से रैली नहीं कर पाएगी जो हम पैराबॉलिक यहाँ पे आए करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पे डेली पे अगर देखें, ये 3 वो सिग्नल्स थे जब आपका वीकली के ऊपर फेल हुआ, जनवरी में, फिर उसके बाद अप्रैल में, फिर सितंबर में। इन तीनों केसेस के ऊपर ही आपका क्लिंगर जो था वो नीचे का क्रॉस ओवर शो कर रहा था, जो कि एक अच्छा साइन नहीं था। और जहाँ पे आपकी ये जो रैलीज कन्वर्ट होती हुई नज़र आई 49,000 से 66,000, फिर उसके बाद 1,29,000 से 1,70,000 तक की रैलीज जो नज़र आई, उसमें यहाँ पे डेली का जो क्लिंगर था वो भी अपसाइड की मोमेंटम को शो कर रहा था। सो यहाँ पे इस टाइम आज मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, हमारे पास डेली के ऊपर क्लिंगर का एक बड़ा ज़बरदस्त क्रॉस ओवर हो चुका है। सो अब हमें 1-2 हफ्ते और वेट करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि ये वीकली का क्रॉस ओवर होता है या नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जब जब ये क्रॉस ओवर्स हुए हैं, यानी कि बेयरिश, अच्छा ये आपको हाईलाइट बेयरिश भी कर रहा है। जैसे बेयरिश क्रॉस ओवर हुआ, उसके बाद आपकी मार्केट साइडवेज होगी, स्ट्रगल करने लगी। यहाँ पर भी क्रॉस ओवर बेयरिश हुआ, मार्केट आपकी साइडवेज हो गई, जो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग फेज़ होता है आप सबके लिए।
और यहाँ पर भी जब क्रॉस ओवर हुआ तो इंडेक्स तो थोड़ा सा स्लाइटली परफॉर्म कर रहा था, लेकिन ओवरऑल स्टॉक्स नहीं परफॉर्म कर रहे थे। सो यहाँ पे अब आप ये देखिएगा, जब भी ये वीकली बेयरिश हुआ है क्रॉस ओवर, उसके बाद ये काफ़ी टाइम इसने कंसोलिडेशन की है, लेकिन अभी राइट नाउ ये कंसोलिडेशन है टाइम साइकिल्स के उस पर एतबार से अभी पूरे तरीके से रेडी नहीं है कि इसको क्रॉस ओवर कर सके। सो डेली का क्रॉस ओवर बड़ा अच्छा हुआ है। अब हमें देखना है, शायद 3-4 हफ्ते और लगा दे ये क्रॉस ओवर होने में। अगर ये प्रोमिनेंट क्रॉस ओवर आपका होता है तो हम फिर एक इसी तरह की पैराबोलिक मूव देख सकते हैं, जैसे हमने 49,000 टू 66,000 9 हफ्ते में देखी, 81,000 टू 1,17,000 हमने 11 हफ्ते में देखी है, बहुत बड़ी रैलीज थी। और यहाँ पे अगेन 30,000 पॉइंट्स की रैली थी, 13 हफ्तों में थी। सो उम्मीद यही है कि अगर ये क्रॉस ओवर हुआ, फिर अगले जो फिर क्रॉस ओवर होने के 2 हफ्ते होंगे या 9 हफ्ते, 2 महीने या 9 हफ्ते होंगे, वो फिर बड़ी पैराबोलिक मूव हम अगेन यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, ये कोई नहीं बताएगा आपको ठीक है, इस पे नज़र रखें जब भी ये क्रॉस ओवर हो गोल्डन उस पर। सो आप लोग 100 इंडेक्स के ऊपर या अपने टॉप नॉच जो आपकी ब्लू चिप कंपनीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये फिर यहाँ से फिर फर्दर बढ़ता हुआ नज़र आएगा। रिमेंबर वन थिंग, इसी तरह के मैं पहले भी आप लोगों को बताता रहा था कि EMA 13 अगर ब्रेक हो तो फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगी। हमने देखा वैसे ही हुआ। फिर मैंने आपको EMA 55 की सपोर्ट सिग्निफिकेंस बताई थी। फिर आप लोगों को वो याद होगा कि वाई ऑफ रीक्यूमुलेटिंग बताया था कि भाई 9 मई को आपका स्प्रिंग लगेगा। उस टाइम वॉट वाला कोई सिचुएशन नहीं थी। सो वो स्प्रिंग लगा और उसके बाद वहाँ से दोबारा से मार्केट रैली करना शुरू हुई। सो जब इस तरह के इंडिकेटर्स या इस तरह की जो सिग्निफिकेंस आती है नज़र मुझे, मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। ये आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगी, ना किसी किताब में, ना किसी यूट्यूब पे। ठीक है, चलिए इस पर नज़र रखें और इन्जॉय करें। अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर मज़े आप लोगों को। थैंक यू। चलो माँ, परफेक्ट हो गया। चलें अभी फिर हम रेशियो ऑफ द वीक पे चले जाते हैं, फिर उसके बाद हम टॉप स्टेप्स पे भी आते हैं। ठीक है, सो इस दफा की जो रेशियो ऑफ द वीक है, जैसे लास्ट टाइम आप लोगों के साथ मैंने रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल के डिस्कस किया था, यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो ROI measures how efficiently company generates profits from the shareholders equity invested in the business. It shows how effectively management is using shareholders money to deliver returns. जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल था, वहां पे हम इन्वेस्टेड कैपिटल जो एक कंपनी के अंदर डाला जाता है, जिसमें आपका कर्जा भी होता है, जिसमें आपका कैश भी यूटिलाइज हो रहा होता है, वो सारी चीजें जो है आपकी कंपनी के ऊपर क्या रिटर्न दे रही हैं, दैट इज बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये आपकी जो शेयर होल्डर्स का जो मनी है, शेयर होल्डर्स की इक्विटी है, उसके ऊपर आप कितना रिटर्न बना रहे हैं, ये यहाँ पे इसको कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। हायर ROE का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, जाहिर सी बात है, थोड़ा ज्यादा होगा, ज्यादा आप एफिशिएंटली इसको मेंटेन करें। स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंट यूज ऑफ इक्विटी, पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव एडवांटेज। लोअर ROE है तो वीकर प्रॉफिटेबिलिटी और इनएफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन है। ठीक है, और सिर्फ ROE ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आपकी इंडस्ट्री से भी ज्यादा इसको होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जितना आप इंडस्ट्री से ज्यादा बेहतर करें, कुछ ऐसी इंडस्ट्री होती है जिनका ROE ऑलरेडी पूरे सेक्टर का कम होता है, अगर आप उसमें से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ज्यादा अच्छी ROI है, तो तब भी आप अच्छे हो। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जिनका ऑलरेडी ROI काफी ज्यादा होता है, जैसे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, उनका बहुत ज्यादा ROI होता है। उनमें से जिसका ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा अपने एफिशिएंटली अपने शेयर होल्डर्स इक्विटी को यूज कर रही है। ROI का जो एक्चुअल फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। और जो ज्यादातर जो है इंटरनेशनल मार्केट्स में भी ज्यादा यूज होता है, वो एक डुपॉन्ट एनालिसिस कहते हैं उसको। सो डुपॉन्ट एनालिसिस में जो 3 चीजों को कवर किया जाता है, वो आपके नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई बाय एसेट टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लेवरेज जो होती है। ये कुछ फॉर्मुलाज होते हैं जिसकी बेस पे डुपॉन्ट को बनाया देखा जाता है, और इसके मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू निकलती है वो सेम आपकी ROE ही निकलेगी आपकी। ठीक है, लेकिन इसको देखने का टेक्निक 2-3 होती है, उसमें नेट प्रॉफिट मार्जिन भी पता लग जाता है, एसेट टर्नओवर और फाइनेंशियल लेवरेज इस टाइम पे कंपनी की कितनी चल रही है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम एक सेक्टर को देख भी लेते हैं। ये सीमेंट की कंपनीज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है। एडिट रेशियोज में जाके अगेन आप लोगों को पता है कि किस तरीके से देखा जाता है। एडिट पे आ जाए, ऑल पे चले जाएं, फिर उसके बाद आप लोगों ने नीचे आके रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, रिटर्न ऑफ टोटल इक्विटी यहाँ पे मैंने शेयर कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं और इसको देख लेते हैं कि अभी हमने देखना है कि कौन सी कंपनी जो है इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो है आपने रिटर्न ऑन इक्विटी दे रही है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तकरीबन टाटा सीमेंट जो है ऑलरेडी आप लोगों ने देखा टॉप पिक्स में से भी हमारी है, 34% इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है। फिर बेस्वे सीमेंट है, फिर आपका लकी सीमेंट आता है, फिर आपका चिराग सीमेंट आता है, फिर आपका क्वाड सीमेंट, मेपल लीफ, यानी कि टॉप की जो आप कंपनी है देख रहे हैं, आपके फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज है वो सारी यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। ठीक है, चलें बैक टू फराज भाई, और आप टॉपिक्स भी यहाँ पे शेयर।
जी बिल्कुल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है AGTL, और ये हमने इसकी पहले भी कॉल्स दी हैं और दोनों दफ़ा दो दफ़ा कॉल्स दी थी, दोनों दफ़ा इसके टारगेट्स हिट हुए थे। इस दफ़ा फिर अगेन ये जो एक्यूमुलेशन इसमें चल रही है और राइट नाउ पीछे कुछ वॉल्यूम्स इसके ऊपर जनरेट होना शुरू हुए हैं, जो एक अच्छा साइन यहाँ पे हो सकता है। सो एंट्री पॉइंट के ऊपर आप 403 404 के ऊपर एक्यूमुलेट करें इसको। स्टॉप लॉस आपका 367 का हो जाएगा, एंड देन आई फॉर द टारगेट्स ऑफ 450 और 496। बहुत आसान सा पैटर्न बना हुआ है और ये आपके एक्यूमुलेशन बॉक्स चल रहा है। और यहाँ पे ये जो इसने जोन बनाया हुआ है 360 से लेके और ये 350 को, इसको ये बहुत अच्छे से सस्टेन कर रहा है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि ये जो आपका ड्रॉप होता हुआ आ रहा था 721 से जाके ये 350 आधा हो गया, और उसके बाद फिर ये यहाँ पे अब कंसोलिडेट हो रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। सो गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है एक्यूमुलेशन बॉक्स आने वाले टाइम पे जो है वो ब्रेक भी हो जाएगा और ये ऊपर भी चला जाएगा। लेकिन जब हमें अभी स्विंग ट्रेड अगर देखनी है तो हम फिर इन पॉइंट्स के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हैं और इस रेंज को प्ले कर सकते हैं और इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। अमार अलगाजी ट्रैक्टर्स को हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं काफ़ी डिटेल से। टेक्निकल्स के ऊपर वो परफॉर्म करते गए थे, ऑल्दो जो फंडामेंटल्स थे वो पिछले कुछ टाइम से इतने स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आ रहे थे हमें। अब मुझे बताएं कि क्या स्टेटस है, कोई इसमें नंबर्स की कोई चेंजेस आई है, कोई सेल्स बढ़ी है, इनकी कोई रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हुआ है ट्रैक्टर कंपनीज का? अच्छा, एक तो इसमें बेहतरी है, लेकिन उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं पहले यहाँ पे बताता चलूँ कि मेरी टॉप 25 पिक्स में ये शामिल थी लास्ट ईयर। ठीक है, मैंने 26 दिसंबर को ये मैंने मेंशन भी किया था, लेकिन उसके बाद मैंने 4 से 5 दफा कम अज कम जो है बुल्स एंड बीएस में ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि अल गाजी ट्रैक्टर आपका नहीं चलेगा, आप इसको सेल करना चाहते कर ले। 5 से 6 दफा मैंने यहाँ पे बताया था, लेकिन डिस्पाइट उसके भी काफी लोगों के यही मुझे कमेंट्स आ जाते हैं कि जी आपने ये कहा था और नहीं परफॉर्म किया। तो बुल्स एंड बियर्स देखते रहा करें। मैंने बकायदा 2-3 रीजन बताई थी, सिर्फ एक स्टॉक के बारे में नहीं बताया था, बल्कि मैंने आपको 2-3 स्टॉक्स बताए थे कि ये जो नहीं चलेंगे। क्रीसन स्टील जो था उसके ऊपर एक इशू आ गया था, उसका मैंने बताया था। एंग्रो का बताया था कि डीमर्ज हुआ है तो अभी के लिए शायद ये परफॉर्म ना करे, थोड़ा सा नीचे आए। साथ में इसका बताया था, और इवन एफएफसी का भी कहा था कि कुछ अर्सा हो सकता है ये परफॉर्म ना करे। ठीक है, और उसकी रीजंस भी मैंने आपको 2-3 बताई थी, जो एजीटीएल की भी बनती है और एफएफसी की, दोनों की कंबाइंड बनती है, कि यूरिया की सेल्स एक्सपेक्टेड नहीं थी। आपका जो फार्मर की आउटपुट रहा है, एग्रीकल्चर का आउटपुट पिछले साल इतना जबरदस्त नहीं रहा था। ठीक है, तो इसकी वजह से ट्रैक्टर्स तो सेल नहीं ना होंगे, तो ये चीज आपको जेल में रखनी चाहिए। ठीक है, ऑल्दो यूरिया की सेल्स जो थी वो दोबारा से रिवाइव हो गई थी, और ये बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस इंक्लूडिंग अस भी कह लें, आपने हमने सारा आपको मेंशन भी किया कि ये जो यूरिया की सेल्स हैं ये पहले एक्सपेक्टेड थी कि नहीं होंगी, लेकिन एकदम से ठीक हुई हैं। तो आप देख सकते हैं दोबारा से आपके फर्टिलाइजर परफॉर्म भी करेंगे, एफएफसी भी परफॉर्म रिसेंटली देख लें कर रहा है, फातिमा भी कर रहा है। ये सारी चीजें बुल्स बीस में हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा नंबर्स जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नंबर्स 40% यहाँ पे इसकी सेल्स नीचे डाउन है। अगर आप नेट इनकम पे आ जाएं तो तकरीबन ये 70-80% इसकी ईपीएस डाउन है, बल्कि लास्ट जो क्वार्टर इसका गुजरा है, क्वार्टर वाइज भी इसका जो लेटेस्ट है वो भी थोड़ा सा नेगेटिव किया है, सो विच इज नॉट गुड। तो और इसकी रीजन बेसिकली यही है कि बैक एंड से जो आपकी सेल्स जो थी वो इतनी जबरदस्त नहीं हो रही थी, और वो आपके एग्रीकल्चर का आउटपुट नहीं रहा। जो इसमें बेहतरी है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पेनल्टी इसके ऊपर एक सीसीपी ने लगाई थी 4 करोड़ रुपए की, 40 मिलियन की थी, वो जो है उन्होंने रिवर्स किया है। इसके अलावा जो है इन्होंने जो ट्रैक्टर स्कीम जो पाकिस्तान ने लॉन्च किया है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इन्होंने तकरीबन 3,700 जो है तकरीबन इन्होंने ट्रैक्टर्स पहले बेचे थे, और अब जो है दे आर एक्सपेक्टिंग कि जो बाकी ट्रैक्टर स्कीम होनी है जिसपे 10,000 ट्रैक्टर्स मजीद ये बेचे जाएंगे, वो एट द एंड ऑफ द ईयर वो दोबारा से होंगे। ये इन्होंने पिछली रिपोर्ट में भी यही बात की थी कि ये दोबारा से ट्रैक्टर्स की ये जो सेल्स जो है हम एक्सपेक्ट करें कि होंगी। अब देखते ही हैं कि ये दोबारा वापस होती है या नहीं होती। पिछले साल इन्होंने 2-3 ट्रैक्टर्स लॉन्च भी किए थे, उसकी भी एक हाइप रही थी, अच्छी सिचुएशन रही थी। तो ये 2-3 फैक्टर्स अगर आप देखें तो थोड़े से अच्छे हैं, थोड़े से बुरे भी हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर कितनी रिवीजन आती है, क्या ये पेनल्टी जो वापस दी है सीसीपी ने और जो ट्रैक्टर की जो सेल्स एक्सपेक्टेड है, क्या ये बेहतरी ला सकती है या नहीं, ये तो आगे वक्त ही बताएगा। बट टेक्निकल्स जो है जिस तरह से फराज बता रहा है, इसको आप यूज कर सकते हैं। जी बैक टू फराज। अच्छा, नेक्स्ट पिक है हमारी पैंथर टायर्स की, और इसने पिछले साल 2025 में 33 का लो लगा के 63 हुआ, ऑलमोस्ट डबल हुआ, और उसके बाद अब ये रिट्रेस होता हुआ एक एरिया में 38% और 50% की फिबोनाची की पॉकेट जोन के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, यानी कि कंसोलिडेट हो रहा है इस जगह पे। अगेन ये सिंगल टॉप है,
सो मोस्ट लाइकली सिंगल टॉप्स नहीं होते, इसमें एक बाउंस ड्यू है जो एटलीस्ट 60 तक इसको जाके टेस्ट करें। सो राइट नाउ बड़ी अच्छी कंसोलिडेशन इसके ऊपर चल रही है। आई थिंक सो यहाँ पे अगर करंट प्राइस पे 53 पे बाय करते हैं सो SL 49 का रखें और फिर आए करेंगे 57 और फिर ये आपके 60s को जाके हिट कर जाए। सो ओवरऑल एक अच्छे ट्रेंड में है और यहाँ से बाउंस इसमें ड्यू है और एक्सपेक्टेड यही है कि इन टारगेट्स को जाके टेस्ट करें। अमार पैंथर टायर्स हमने देखा ऑटो सेक्टर में जितने भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो ऑटो सेक्टर से लिंक्ड हैं वो सब ने अच्छा से परफॉर्म किया है और पैंथर टायर ने भी लास्ट ईयर बहुत अच्छी, इसी साल ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे दी। सो गोइंग फॉरवर्ड आपको लग रहा है कि ऑटो के नंबर्स की वजह से या ऑटो की सेल्स की वजह से स्टिल इसमें पोटेंशियल है पैंथर टायर्स में और इसके बाद ये इन टारगेट्स को जाके अचीव कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऑटो सेक्टर जो है ऑलरेडी आपने देखा है बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है, डिमांड भी क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से आपके टायर्स वगैरह भी बहुत अच्छे सेल होंगे। एक दो फैक्टर्स जो इससे भी ज़्यादा अच्छे हैं जिसकी वजह से हमने कुछ ऐसा पहले GT-YR का भी आप लोगों को कॉल दी थी, उसने भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया था। और अब जो है PTL को भी आप देख रहे हो, पैंथर टायर्स ये भी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। इसकी सेल्स अगर आप देखा जाए तो बिल्कुल फ्लैट है पिछले एक साल की निस्बत। अर्निंग्स जो है इसकी 50% 50% इंक्रीज की है और इसकी रीजन बहुत बड़ी ये है कि जो रॉ मटेरियल जो ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं जिसमें रबर को यूज किया जाता है, वो रबर पिछले साल $200 के पास था जो कि अब डिक्रीज होके तकरीबन $160 के ऊपर आ चुका है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जितने भी टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस भी हो रही है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं कि फंडामेंटली आपको पता होनी चाहिए कि एक कंपनी किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये 2.5 मेगावाट का सोलर जो है ये भी इन्होंने लगाया हुआ है, उससे भी इनको काफी बेहतरी आ रही है। इसके अलावा इनके काफी ज्यादा क्लाइंट्स जो हैं इंटरनेशनल भी हैं, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका को ये बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और मुसलसल जो इनकी पिछले 5 साल में 41% इनकी एक्सपोर्ट हर साल जो है वो जबरदस्त किस्म की इंक्रीज कर रही है और तकरीबन 15% जो ये सेल्स करते हैं उनमें से अब जो है जो एक्सपोर्ट की 15% एक्सपोर्ट की इनकी हो रही होती है। तो आप देख रहे हो कि काफी हद तक इनकी बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं और आगे भी मुझे लग रहा है कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा। सही। नेक्स्ट पिक है हमारी फैक्टो सीमेंट की और ये फैक्टो सीमेंट ने बहुत अच्छी रैली दिखाई है लास्ट इस साल मई से लेके जो इसने हाई लगाया 197 तक का नवंबर के महीने में। ये रैली जो थी बहुत फिनोमिनल थी विद इन नो टाइम, यानी कि 3 to 4 मंथ्स इसने एक्सेप्शनल गेंस दिए 55 से 196 तक का और उसके बाद ड्रॉप होता हुआ इस पूरी रैली की जो 50% या पिवटल पॉइंट या मिड पॉइंट है उसको आके टेस्ट किया जो 125 पे बनती है और वहाँ से बाउंस करके अभी ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। सो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी रैली थी, हायर हाई बना एंड देन ये हायर लो उसने अभी यहाँ पे प्रिंट किया है। यहाँ पे थोड़े दिन रुकना चाहिए, इसको कंसोलिडेट होना चाहिए एंड देन एक बाउंस आए जो एटलीस्ट 172 को जाके 170 172 को जाके टेस्ट करें। सो ये इसको वॉच लिस्ट में रखें, ये यहाँ पे मिलता है, जमा करें, थोड़ा और नीचे आए एक्यूमुलेट करें इसको। स्टॉप लॉस इस केस में आपका अगर आप इसको 140 और 136 पे बाय करते हैं तो फिर आपका बनेगा 114 रुपये का और फिर आय करें आप वहाँ से 172 और फिर हो सकता है कि ये 190s को भी जाके टेस्ट करें। सो ओवरऑल एक बहुत अच्छे बुलिश ट्रेंड में रहा है, रिट्रेस हो रहा है, करेक्शंस हैं, यहाँ से इसमें बाउंस ड्यू है। सो होप फॉर द बेस्ट कि ये अपने इन टारगेट्स को जाके टेस्ट करें। अमार फैक्टो सीमेंट में ऐसा क्या हुआ कि इसने इतनी फिनोमिनल रैली दिखाई और अब पिछले दिनों से एक आध हफ्ते से ऐसा क्या हो गया इसमें कि ये 196 से ड्रॉप होके सीधा 125 रुपये हो गया? अच्छा, पहली बात तो है जो इसने इतनी जबरदस्त रैली दिखाई वो यही वजह थी कि जो हमारी टॉप 25 पिक्स थी 2025 के अंदर उस पर फैक्टो सीमेंट भी था हमारा। 4 सीमेंट्स मैंने आप लोगों को बताए थे, एक्चुअली में 3 थे, आप कह लो कि एक FCCL था, फौजी सीमेंट था, एक हमारा थट्टा सीमेंट था, एक फैक्टो सीमेंट था और चौथा जो था वो लकी सीमेंट था। तो लकी सीमेंट मैंने आप लोगों को बताया था कि लकी सीमेंट जो है ये कॉन्ग्लोमरेट के हिसाब से मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, नॉट बिकॉज के खाली सीमेंट है, सीमेंट की कंपनी है, तो मैंने उसकी सजेशन दी थी। बाकी जो 3 सीमेंट थी वो अगर आप देखें तीनों ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है, खासतौर पे थट्टा सीमेंट एंड फैक्टो सीमेंट ने, ठीक है। जो रिसेंटली अगर इसका पिछला क्वार्टर के अंदर रिजल्ट थोड़ा सा देखा जाए वो थोड़ा सा कम आया जिसकी वजह से थोड़ा सा नीचे भी आया, बट डिस्पाइट दैट अगर आप यहाँ पे देखें तो रेवेन्यू हल्का सा यहाँ पे इंक्रीज किया है। लेकिन जो मेजर चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसने 2024 से 2025 डबल EPS यहाँ पे शो किया है जो कि अभी पिछले एक आध क्वार्टर के अंदर थोड़ा सा नीचे आया। ये चीज को थोड़ा सा समझना है कि जो इसकी जो सेल्स या प्रॉफिट्स वगैरह आपको नजर आ रही है ये किस तरीके से हमें पता लगे
कि ये इसमें बेहतरी आ सकती है या बुरा हो सकता है, ठीक है। उसके लिए अगेन आपको थोड़ा सा बिजनेस को समझना होता है। यहाँ पे जो बिजनेस के अंदर जो गेम चल रही थी वो यहाँ पे ये चल रही थी कि इनका जो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है इनको बहुत ज्यादा कम पड़ती है, ठीक है। जैसे पंजाब के ऊपर आपके एक रॉयल्टी का जो टैक्स लगाया गया था, इसके ऊपर, इस कंपनी के ऊपर वो चीज अप्लाई नहीं होती, जिसकी वजह से इनको जो मटेरियल मिलते हैं, जो इनके सप्लायर से मिलते हैं, वो इनको बहुत सस्ते मिलते हैं। बल्कि इन्होंने अपने एंड पे मेंशन भी किया है कि हमें वो जो रॉ मटेरियल की चीजें मिलती हैं वो तकरीबन 600 या 800 रुपीज के टन के हिसाब से इनको मिल रही होती है, जो कि अगर कंपैरिजन बाकी कंपनीज के साथ किया जाए तो तकरीबन 1400 रुपीज टन जो है वो बाकी कंपनीज को मिल रही होती है। तो ये 3-4 फैक्टर्स अगर आप देखें जिसकी वजह से इनके अंदर काफी हद तक बेहतरी भी है। इसके अलावा जो है मैनेजमेंट ये कह रही है कि जो ये जो कोल यूज करते हैं इनको तकरीबन ये 44,000 या 45,000 पर टन के हिसाब से इनको ये पड़ता है। इसके अलावा जो इनका पावर मिक्स है तो इसमें 39% आपका वेस्ट हीट वाला आता है, 6% सोलर पे कर रहे हैं और 55% जो है ये ग्रिड से अपना जनरेट करें, जिसपे ग्रिड जो है कि जो कॉस्ट इनको पड़ती है वो 31 या 32 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से इनको पड़ती है। सो ये अगर आप देख रहे हो ये फैक्टर्स है जिसकी वजह से फैक्टो ने इतना जबरदस्त अपने एंड पे परफॉर्म किया। जी, बैक टू क्लास। अच्छा, नेक्स्ट पिक है हमारी गनी केमिकल्स की, और ये हम काफ़ी दफ़ा इसकी कॉल्स दे चुके हैं, चूँकि ये बहुत अच्छे ट्रेंड में चल रहा है। जब जब हायर लोस पे आता रहा है करेक्शंस में, हम इसकी कॉल्स देते गए और ये साइड और उसी तरीके से बाउंस करता हुआ टारगेट्स को जाके हिट करता रहा। अभी रिसेंट पास्ट में भी हमने इसकी कॉल दी थी, जो इसने अपने दोनों टारगेट्स हिट कराए थे। अगेन अब इसने 39.4 94 40 के अराउंड इसने अपना हाई लगाया और यहाँ से अगेन रिट्रेस हो रहा है। ये जो रिट्रेसमेंट है ये शो करती है कि यहाँ पे आपका अभी ट्रेंड ख़त्म नहीं हुआ, हायर लो इंटैक्ट है। तो उसका ये मतलब है कि करेक्शंस पे या बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी पे स्टिल इसको बाय करना चाहिए। राइट नाउ इसकी प्राइस 34.85 है, यहाँ पे थोड़ा सा बाय करें, फिर 32.5 पे बाय करें, देन आए करें ये दोबारा 40 को जाके टेस्ट करें और हो सकता है ये इजीली उस 40 को भी ब्रेक करके ये जो आपके पास असेंडिंग पैरेलल चैनल की अपर रेजिस्टेंस है ये 45-46 के राउंड आती है, उसको भी जाके ये टेस्ट कर सकता है। स्टिल इट्स अ गुड बाय। अभी तक ये ट्रेंड में है, ट्रेंड यहाँ पे फेड आउट नहीं हुआ। यहाँ पे अगर ये थोड़ा कंसोलिडेट हो तो परेशान नहीं होना। ये अपनी टारगेट्स को 40 और फिर 45-46 को जाके इंशाल्लाह टेस्ट कर जाएगा। हमारा GCIL हमने इस गनी ग्रुप के ऊपर बहुत बात की है और टाइम टू टाइम इनके जितने भी स्टॉक्स हैं कहीं ना कहीं वो करेक्शंस में आते हैं तो हम इसके कॉल्स दे रहे होते हैं। राइट नाउ स्टिल अभी एक बड़ी अच्छी इनकी अनाउंसमेंट थी, हमने पहले भी डिस्कस किया है। स्टिल हमारा आपको लगता है इसमें पोटेंशियल है अभी भी? बिल्कुल ऐसे ही है। GCIL का जो रिसेंट न्यूज आई थी वो आपकी मारी के साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर किया है, तो उसकी वजह से अगर आप देखें परफॉर्मेंस GGL में भी एकदम से रिवाइव किया है, GCL में भी आपकी बहुत जबरदस्त रिवाइव किया। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से गनी ग्रुप जो है अभी काफी हद तक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रेवेन्यू इसका देखा जाए तकरीबन 36% ये इंक्रीज किया। अर्निंग्स जो है इसकी 1.5 गुना जो है पिछले साल की निस्बत ज्यादा बेहतर हुई हैं। ये अगेन कंपनी को देखा जाए हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ गैसेस है, प्रोडक्शन कैपेसिटी ये अब 275 टन्स पर डे के हिसाब से ये जा चुके हुए हैं। आपने रिसेंटली देखा है GCWL और GCIL को ये सेपरेट कर दिया गया था, डीमर्ज हुई थी, तो उसकी वजह से अब GCIL जो है वो ज्यादातर अपना जो है कैल्शियम कार्बाइड प्रोजेक्ट जो है वो ये उससे डीमर्ज हुआ है और इसकी बेस के ऊपर अगर आप देखें तो अभी इसकी परफॉर्मेंस काफी हद तक बेहतर जा रही है। इसके अलावा जो है इसको ओगरा की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि आप अपना 450 मिनट जो एमटी प्लांट है फूल नगर में वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है इनका जॉइंट वेंचर मारी के साथ भी है, फिर ये OGDC के भी साथ काम कर रहे हैं। तकरीबन इन्होंने अब जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उसमें अभी एक कोल्ड वेंटिलेटर जो एग्जॉस्ट गैसेज होती हैं फ्रॉम SGBC सचल गैस प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स जो कहते हैं वहां से ये जनरेट करेंगे। उसकी बेस के ऊपर जो है इनकी रिजल्ट जो है वो दे आर एक्सपेक्टिंग 17 बिलियन रुपीस जो है ये सालाना उससे जनरेट कर पाएंगे, जिसमें GCIL के अंदर 49% का शेयर उसका है और 51% जो है मारी का शेयर इसमें शामिल है। जी, बैक टू क्लास। अच्छा, इसके बाद जो हमारी एक और पिक है वो टॉम सीएल की है, द ऑर्गेनिक मीट, और इसकी भी अगेन हम पहले भी कॉल्स दे चुके हैं और परफॉर्म करता रहा। ये बड़ी फिनोमिनल रैलीज में नज़र आई। 21 रुपये से इस साल बढ़ता हुआ तकरीबन 70 रुपये हुआ। अब 70 से आके ये अपनी 38% और 50% की रिट्रेसमेंट पॉकेट्स में ट्रेड कर रहा है इस टाइम, और उम्मीद यही है कि यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हो इस जोन के अंदर जो 49 से लेके 53 तक की बनती है। स्टॉप लॉस इस केस में आपका 44.80 का हो जाएगा
और फिर आए करें कि अगेन ये बाउंस करे। सिंपल पैटर्न्स आजकल चल रहे हैं कि एक हाई लगा हुआ है, रिट्रेस हो रहा है, नीचे आ रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, तो इसको हम बाय कर सकते हैं और एक्सपेक्ट ये करेंगे कि अगर ये अपने हाइस को जाके ना टेस्ट करे तो एटलीस्ट लोअर हाई तो बनाने जाएगा, यानी कि उस हाई से करीब करीब तो जाएगा। सो यहाँ से हम बाउंस एक्सपेक्ट करेंगे थोड़ी कंसोलिडेशन के बाद, और फिर आए करेंगे 58 के टारगेट्स को और 64 के टारगेट्स को ओवरऑल। हमारे रिसेंट पास में टॉम सीएल को काफ़ी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं बाहर मिडिल ईस्ट में भी और डिफरेंट रीजन्स में। ये जो ड्रॉप हुआ 70 रुपीज़ से 51 तक, और हम अच्छा खासा ड्रॉप है ये इन टर्म्स ऑफ 20 रुपये निकाल दी इसने तकरीबन अपने हाई से। सो ये जो इतनी मैसिव करेक्शन थी, इसकी कोई ख़ास वजह कि इस तरह हुआ कि बाय ऑन र्यूमर एंड सेल ऑन न्यूज़, कोई न्यूज़ के ऊपर जब कॉन्ट्रैक्ट की मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई तो उसके बाद ये सेलिंग आना शुरू हो गई इसमें। और अभी आपको इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या लगता है कि दोबारा इन हाइस को जाके टेस्ट कर सकता है? बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे ये लगता है कि जिसके अंदर जो थोड़ी सी नेगेटिविटी आई है वो बेसिकली इसलिए आई है कि इसके ऊपर जो टैक्स के लॉस थे वो थोड़े से चेंज हुए, एक्सपोर्ट के जो टैक्स के लॉस थे उसकी वजह से इनके जो मार्जिन है वो थोड़े से श्रिंक किए हैं। तो इसकी वजह से अभी रिसेंटली जो है थोड़ा सा जो लास्ट क्वार्टर था उसमें थोड़ा सा मार्जिन इनके कम थे, वहां से थोड़ा सा डिक्लाइन आपको नजर आ रहा होगा। वैसे जो है अगर आप यहाँ पे देखें इनको कॉन्ट्रैक्ट क्वालिटी मिल रही है, रेवेन्यू में इतना ज्यादा खास जंप नहीं आया था पिछले साल के निस्बत। 2024 से 2025 एक अच्छा जंप था, 30% यहाँ पे इंक्रीज था। और ये अप्रैल तक जहां पे हमने कॉल भी इसकी दी थी वहां पे ये मेरे इन्वेस्टर जीनी मॉडल में भी आया था। और ये एक थोड़ा सा फायदा होता है, मैं अपने स्टूडेंट्स को मैं दिखा भी देता हूँ कि जब मैंने ये आया भी था और कौन कौन से स्टॉक्स उस टाइम पे मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी किए थे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नेट इनकम जो ईपीएस है वो इतनी खास नहीं बढ़ी थी। वही वजह थी जो टैक्स लॉस चेंज हुए उसकी वजह से शुरू में ये थोड़ा सा रेंज में रहा, लेकिन जैसे जैसे इनको कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मिलते रहे वो काफी हद तक इनकी बेहतरी आई। एक जो चीज यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ वो आपकी डेब्ट टू इक्विटी है। ये अगेन आप देखो तो बहुत ही नीचे आ चुकी हुई है, कर्जा इनके ऊपर बहुत ज्यादा कम हो गया है। तो ये जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं अपना कर्जा भी साथ साथ कम कर रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर अ कंपनी। ठीक है, तो ये रीजन है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी इसकी परफॉर्मेंस ऑलरेडी आप लोगों को नजर आ रही है। इसके अलावा जो है ऑलरेडी आप लोगों ने देखा कि इसको 5.2 मिलियन का ऑर्डर मिला सऊदी अरब से। फिर इसके अलावा जो है इनको चाइना से तकरीबन 12 मिलियन का ऑर्डर मिला हुआ है। इसके अलावा ये फर्स्ट मीट एक्सपोर्टर है टुवर्ड्स यूएई जिसमें 3.24 मिलियन का इनको वहां पे भी ऑर्डर मिला है। फर्स्ट कंपनी जिसने बीफ कैसिंग्स टू यूरोप ये सेल कर रहे हैं। जो मसला इनको आ रहा था वो फिक्स टैक्स रिजीम का आ रहा था, जो पहले 1% ऑफ रेवेन्यू जो थी उसको अब हटा के नॉर्मल टैक्स रिजीम पे लाया गया, जिसमें अब 29% आप कह लें कि वो नॉर्मल टैक्स आपका लगता है, फिर आपका सुपर टैक्स 1% होता है, फिर एडिशनल 1% टैक्स आपका और भी हो रहा होता है। इसके अलावा जो है इन्होंने तकरीबन 2.5 एकर्स फैक्टरिंग एक्सपेंशन जो है उसके लिए इन्होंने एक्वायर किया है लैंड। इसके अलावा जो है और भी इनका 1.5 टू 1.8 मेगावाट सोलर जनरेशन जो है ये लगा रहे हैं, जो गैडअप का प्लांट जो है जहाँ पे वहां पे ये करने वाले। ठीक है, इसके अलावा एक जो गर्मियों के अंदर ईद उल अजहा के टाइम की पीरियड के अंदर ये काफी हद तक कभी इनकी सेल्स कम हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो सऊदी अरब या मिडिल ईस्ट में काफी हद तक ईद उल अजहा मनाया जाता है, तो ये अगेन मीट की डिमांड पाकिस्तान से रहती नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगेन जो स्टूडेंट्स है मेरे उनको एक फायदा कैसे होता है, यहाँ पे अगर आप देखो 14 अप्रैल को मैंने टॉमसीएल के अंदर अपनी जो कंपनी कुछ कंपनी जो मेरे पास आ रही थी वो यहाँ पे मेंशन भी की। आप देखें टॉमसीएल मेरे पास यहाँ पे आ रही है, इसके अलावा AICL आ रही है, KTML आ रही है, स्पेल आ रही है, GHNI आ रही है। और उसके बाद अगर आप इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफी हद तक बेहतरीन यहाँ पे आपके नजर आ रही है। ठीक है, इसके अलावा TGL थी, CPHL थी, फातिमा मैंने आप लोगों को कुछ अर्सा पहले बताया था कि ये भी अगेन मेरे मॉडल में उस टाइम पे आ रही थी। तो अगर आप ये सारी कंपनीज को देख लें, इवन प्रेमा मेरे पास उस टाइम पे थी, प्रेमा ने उस टाइम से अगर आप देखोगे बड़ा ही बेहतरीन ये शूट करके आप देख रहे हैं। उसके बाद ये ऊपर गई फातिमा ऑलरेडी जैसे ही मेरे मॉडल के अंदर आई थी। तो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये भी अप्रैल से ऑनवर्ड्स बहुत शूट करके जा रही है जैसे ही मेरे मॉडल में आई। और इसी तरीके से टॉमसीएल अगर आप देखोगे तो ये रिसेंटली परफॉर्मेंस अप्रैल में इसने शो नहीं की, लेकिन उसके बाद से अगर आप देखें ये शूट करके दोबारा परफॉर्म कर रही है। जी, बैक टू फराज। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर है, लेकिन आज भी जब भी क्रिप्टो मार्केट थोड़ी सी भी नीचे जाती है सबसे ज्यादा लॉसेस करने वाला मुल्क सरे फहरिस्त पाकिस्तान है। इससे ये समझ आती है कि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको पैसे बनाने का तरीका भी नहीं पता। सो हम लेकर आ रहे हैं सरमाया के ऊपर क्रिप्टो फंडामेंटल्स की ट्रेनिंग, जिसके अंदर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कौन से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो करेंसीज है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपने अपना रिस्क कैसे मैनेज करना है।
सो आज ही सरमाए की ट्रेनिंग लें एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। ग्लोबल मार्केट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स पे आते हैं और डॉलर इंडेक्स के ऊपर लास्ट टाइम जो रेजिस्टेंस जोन बताई थी वो ब्रेक नहीं हुई और उधर से हमने देखा कि मंडे ट्यूसडे को प्रेशर आया, कल मार्केट ऑफ थी और आज थोड़ी सी बेहतर, यानी कि फ्राइडे के टाइम जिस टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बेहतर नज़र आ रही है। अगर आज ये ग्रीन क्लोजिंग आ जाती है इसकी 99.9 के करीब, सो मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे शायद ये रेजिस्टेंस जोन ब्रेक हो जाए और फिर ये आए करे जो इसका नेक्स्ट टारगेट है 102 का। सो ओवरऑल अभी तक भी ये जो डॉलर इंडेक्स के ऊपर बुलिश डाइवर्जेंस है और उसके बाद ये जो बाउंस यहाँ पे हमें नज़र आए हैं, जो ये काफ़ी टाइम से पहले 2025 जनवरी से स्ट्रगल करता हुआ आ रहा था और फिर अगले 6 महीने तक स्ट्रगल करता रहा और जून में इससे बाउंस आना शुरू हुआ है जून 2025 से। सो अब उम्मीद यही है कि ये जो एक्यूमुलेशन हुई लास्ट 3 मंथ से, ये मोस्ट लाइकली लगता है इस रेजिस्टेंस जोन को जाके अनकरीब ब्रेक कर दे। सो मेरे ख्याल में डॉलर इंडेक्स स्टिल टेक्निकल्स के चार्ट्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग है और इसके अगेंस्ट हमको एक ऐसी करेंसी देखेंगे जो वीक हो फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी। तो अभी हम आर से डिस्कस करते हैं। हमारा डॉलर इंडेक्स स्टिल आपको लग रहा है कि बेहतर होता हुआ नज़र आएगा? अच्छा, मुझे लग रहा है कि अभी डॉलर जो है आपका थोड़ा सा बेरिश रह सकता है और उसकी रीजन भी यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि फेडरल रिजर्व के की जो आपकी सेंट्रल बैंक की जो पॉलिसी आनी है 10 दिसंबर को, वो एक्सपेक्टेड थी कि रेट कट नहीं करेंगे, जो कि अब बढ़ चुका है 85% तक। आपका जो अब एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट रेट कट आएगा, जिसकी वजह से थोड़ी सी बेहतरी मुझे लगता है होनी चाहिए। डॉलर के अंदर जो है वो आपकी बेरिशनेस आएगी। अगर इंटरेस्ट रेट कट होगा तो बेरिशनेस आ सकती है और जिसकी बेस के ऊपर आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो काफी हद तक परफॉर्म कर सकती है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को इसके सीजन दिखा देता हूँ तो डॉलर के अगर आप देखोगे तो यहाँ से डॉलर काफी हद तक नीचे आता है, दिसंबर में भी थोड़ा सा नीचे आता है, लेकिन जो शार्प डाउनफॉल है वो अभी ऑलरेडी हमें नजर भी आ गया है कि जो लास्ट वीक था उसमें मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी वैसे एक्चुअली में बेरिश कॉल दी हुई थी डॉलर के अंदर। सो वो आप देखें तो काफी हद तक नीचे, बल्कि दोनों दी हुई थी कि अगर आपका बाय वाली साइड ऊपर जाएगी तो आप उसको देख सकते हैं। गिवन दैट कि अगर आपका ये सिनेरियो रहता है तो मुझे लगता है स्टॉक मार्केट के अंदर आपकी बेहतरी रह सकती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा स्टॉक मार्केट फर्स्ट वीक ऑफ जो आपका दिसंबर होता है उसमें थोड़ा सा रिवर्स टाइप भी साइड पे करती है, बट ये सीजनल्स होते हैं। लेकिन फंडामेंटल्स इसके साथ आपके अलाइन करने चाहिए। हल्का बुल्का से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट टाइप है, बट अगेन दिसंबर जो है आपका वैसे बुलिश मंथ रहता है। तो आगे देखते हैं क्या सिनेरियो रहेगा। जो फंडामेंटल्स है उसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि डॉलर को थोड़ा सा आपका बेरिश रहना चाहिए। जी सही है। हमारा टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। पाउंड यूएसडी जो है वो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाता हुआ आ रहा है और इस टाइम इसने एक रेजिस्टेंस को टेस्ट किया 1.32600, जो इससे ब्रेक नहीं हुई और ये पहले भी एज अ सपोर्ट एक्ट करती रही थी। 14 अक्टूबर का लो था और उधर से हमने इस पर बाउंस देखा था। सो चूँकि ये डेली पे लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाता आ रहा है तो मैं पाउंड यूएसडी पे शॉर्ट की अटेम्प्ट करूँगा। लास्ट टाइम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोअर लो को ब्रेक करे तो शॉर्ट करें, हमारा ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ, वहाँ से ये बढ़ गया और राइट नाउ अगर हम यहाँ पे इसको 1.32500 600 पे शॉर्ट करते हैं तो फिर एसएल जो है इसका वो 1.330 बन जाएगा और उसके बाद हम आए करेंगे कि ये फर्दर 1.30900 को या फिर अपने लोज जो 1.30151 को जाके टेस्ट करें। और ये जो शक्ल बन रही है इस टाइम इसकी, ये बेयरिश फ्लैग की है। पैटर्न जो है इस पे इस तरीके का बन रहा है। सो मैं इस पे शॉर्ट अटेम्प्ट करूँगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1.330 और आए करेंगे कि हम ये एक दफ़ा फिर से नीचे आके इस जोन को या इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को आके टेस्ट करें। सो ओवरऑल मैं थोड़ा सा इस साइड पे बेयरिश ट्रेड करूँगा, पाउंड सेल करूँगा, यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है और यूएस डॉलर को बाय करूँगा। हमारा पाउंड आपको लग रहा है कि एज़ कम्पेयर टू यूएस डॉलर वीक हो सकता है? अच्छा, पाउंड यस, फंडामेंटली जो है अगर आप करेंसी वाइज देखेंगे तो पाउंड काफी वीक है। मैंने लास्ट वीक भी इसको पाउंड को कहा था कि ये वीकेस्ट करेंसी में से है, ऑल्दो डॉलर के साथ मैंने इसको नहीं ट्रेड करवाया था, यूरो पाउंड के साथ मैंने इसको ट्रेड करवाया था। सो उसमें काफी हद तक थोड़ा सा पाउंड के अंदर ये न्यूज भी थी कि इनकी जो बजट आना था वो आया था और जिसकी वजह से इसमें थोड़ी सी बेहतरी नजर आई। तो पाउंड यूएसडी अगर आप सेल करते हैं तो पाउंड यूएसडी की सेल वाली साइड है, बट यूरो यूएसडी जो है मैं अगर देख रहा हूँ कि डॉलर वीक होगा तो यूरो यूएसडी जो है मेरे ख्याल से ये ऊपर जाएगा। यूरो जो है वो काफी हद तक फंडामेंटली स्ट्रांग है। अब ग्लोबल मार्केट्स को डिस्कस कर लेते हैं। NAS 100 को 4 आवर के ऊपर हम देख लेते हैं।
और हमने भी देखा ये अच्छी सपोर्ट ले ली इसने 23,850 को, और वहाँ से रैली करता हुआ नॉन स्टॉप नज़र आ रहा है 25,300 के ऊपर। ये एक रेजिस्टेंस जोन है। कल मार्केट बंद थी, आज फ्राइडे को ओपन होगी तो देखेंगे किस तरीके से प्ले करता है। सो ओवरऑल ये जो ट्रेंड इसने दिखाया है 23,845 से लेके 25,300 तक का, ये तकरीबन आपके 1,400-1,300 पॉइंट्स बनते हैं। सो इसकी जब भी रिट्रेसमेंट आए, करेक्शंस आए, हायर लो बनाने आए इस ओवरऑल का, जो कि बन रहा है तकरीबन 24,900 से लेके 25,000, ये 100 पॉइंट्स का जोन है। अगर ये इसको टेस्ट करता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से बाउंस आए और फिर इस रैली को कंटिन्यू करे, और फिर जो इसके टारगेट्स नेक्स्ट नज़र आ रहे हैं वो 25,630 के नज़र आ रहे हैं। सो ओवरऑल जो इसकी एक स्लगिश और बेयरिश ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, वो राइट नाउ एक असेंडिंग पैरेलल चैनल को भी ट्रेड करके ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो गोइंग फॉरवर्ड एक हाई लो बने और फिर उसके बाद एक और इसकी लेग बने जो इस रेजिस्टेंस को जाके टेस्ट करे। सो ओवरऑल स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप वाली होनी चाहिए, विद द स्टॉप लॉस ऑफ जो भी आपका रिसेंट हायर लो लगा हो उस पर रखें, और फिर इस ट्रेंड को राइड करने की कोशिश करें। हमारा आप काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, क्रिसमस रैली को भी आप ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में बुलिश थे जब सारी दुनिया बेरिश थी। सो मेरे ख्याल में सिर्फ एक वाहिद आप एनालिस्ट हैं जो आके बता रहे थे विद प्रॉपर लॉजिक्स एंड फैक्ट्स कि भाई ये बढ़ जाएगी, यहाँ से परेशान होने वाली बात नहीं है। सो स्टिल आपको लग रहा है ये रैली कंटिन्यू करेगी? बिल्कुल मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि दिसंबर कट जो है मैंने ऑलरेडी आप लोग शो कर दिए हैं कि आपके दिसंबर रेट कट के 85% प्रोबेबिलिटी है कि वो होगी। नेक्स्ट वीक के अंदर आपके पीएमआई के नंबर्स आने वाले हैं। पीएमआई के नंबर्स जो हैं, जैसे अगर अच्छे फौरी तौर पे अच्छे आ जाएंगे तो यहीं से मार्केट ऊपर चली जाएगी। अगर वो थोड़े बहुत बुरे भी आए, थोड़े से डिक्लाइन भी आएंगे, तो हो सकता है कि मार्केट जिस तरह से आपने कहा कि रिट्रेस करने थोड़ा सा नीचे आए, तो रिट्रेस करने आती है तो दोबारा से मुझे जो जितने भी नंबर्स लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स के लगते हैं काफी बेहतर लगते हैं, और उसकी बेस के ऊपर ये दोबारा से रिवाइव भी कर सकती है, ऊपर जाएगी। एंड आई एम श्योर कि मुझे लग रहा है कि ये आपकी बहुत जल्दी जो है ये ऑल टाइम हाई भी क्रॉस करेगी। ग्रेट। हमारे गोल्ड को डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम हम रेंज एक्सपेक्ट कर रहे थे और रेंज पे आए कर रहे थे कि नीचे मिले तो वहाँ पे बाय करेंगे और रेंज की टॉप के ऊपर आके सेल करेंगे। वहाँ से ये बढ़ना शुरू हो गया था, रेंज तक उस आया नहीं जो हमने डिफाइन की थी लास्ट टाइम। राइट नाउ ये एक अच्छे असेंडिंग पैरेलल चैनल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डल वॉल्यूम्स हैं आजकल मार्केट में, उस तरीके से वॉलेटिलिटी इसके ऊपर अभी भी ख़ास नज़र नहीं आ रही। सो मैं अगेन हमेशा सेकुलर बुल है, यानी कि गोल्ड हमेशा यूजुअली बुलिश ही रहता है। मार्केट्स ख़राब हो जाएं, क्रैश हो जाएं, गोल्ड परफॉर्म करेगा। जियो पॉलिटिकल कोई टेंशंस आ जाएं, गोल्ड परफॉर्म करेगा। रिजर्व्स में गोल्ड होता है। सो ओवरऑल गोल्ड इज़ बुलिश। सो समटाइम्स जो साइडवेज एक्टिविटीज़ होती हैं वो कंसोलिडेशंस होती हैं इस केस में। सो अभी तक डेली टाइम फ्रेम्स पे या इवन उस पे जहाँ पे भी मिलता है नीचे बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी पे ही रहना चाहिए। सो राइट नाउ इस केस में अगर मुझे यहाँ पे ये जो रैली इसने दिखाई है 4021 से लेके 4193 तक की, तकरीबन $170 की रैली, उसका जो 38% की फिबोनाची रिट्रेसमेंट आ रही है वो 4131 के अराउंड आ रही है। 4131, 4125। सो दिस इज़ अ जोन, यहाँ पे अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। स्टॉप लॉस 0.618 की फिबोनाची रिट्रेसमेंट की 4086 के ऊपर लगा दें और फिर आए करेंगे ये 4195 और जो इसने अभी रिसेंट टाइम्स 4235 के हाइज लगाए हैं उसको जाके टेस्ट कर सकें। हमारा गोल्ड एक तो सीजनल्स पे बता दें, दिसंबर का सीजनल कैसा है, और उसके बाद ये बताएं कि आपके पास इसके कोई रीसेंट नंबर्स आना शुरू हुए हैं कि जो डेटा आप देख रहे होते हैं। अच्छा, कमिटमेंट और ट्रेडर्स रिपोर्ट के अभी नंबर्स आना शुरू हो गए हैं, लेकिन पुराने अभी डाटा के नंबर्स रिलीज हो रहे हैं। मेरे ख्याल से ये जनवरी तक जो है ये ऑन स्केड्यूल हमारे नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे, तब आप लोगों को बहुत मजा आया करेगा कि हम कमिटमेंट और ट्रेडर्स रिपोर्ट को डेली हर वीकली जो है इसको अपडेट करेंगे। वैसे अगर सीजनल वाइज देखा जाए तो आप देखें कितना खूबसूरती से गोल्ड उसी तरीके से परफॉर्म कर रहा है जैसे कि सीजनल को इसे एक्चुअली परफॉर्म करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये काफी तक ऊपर जा रहा है, और अभी जिस तरह से फराज आपको बता रहा है कि ऑलरेडी ये बुलिश है। नेक्स्ट वीक जो है थोड़ा सा बेरिश टाइप तो लग रहा है, और हो सकता है कि आपका ये थोड़ा सा रिट्रेस करने आए तो 2-3 दिन शायद लगा दे, तो उसमें आपका वीक तकरीबन हाफ तो वीक हो जाता है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये तकरीबन 9-10 के पास जो एक खास जंप यहाँ पे दिखाता है। तो हो सकता है कि ये बेहतरी आ जाए, लेकिन अगेन ये सारे दोनों चीजें डिपेंड करती हैं कि डॉलर के ऊपर भी कितने फैक्टर्स रहते हैं और आपका गोल्ड के हिसाब से कैसे रहता है। सो डॉलर जो है वैसे तो मुझे बेरिश लग रहा है, जो फंडामेंटली जो सिनेरियो लग रहा है, लेकिन अगर पीएमआई नंबर्स अगेन मंडे को अगर आपके डॉलर के अच्छे आ जाते हैं तो डॉलर आपका ऊपर जा सकता है, गोल्ड आपका नीचे आ सकता है। गिवन कि अगर आपके मंडे को अगर आपके पीएमआई के नंबर नेगेटिव आ जाए तो डॉलर नीचे आ जाएगा और गोल्ड आपका ऊपर चला जाएगा। तो मंडे वाले दिन जो है अगेन मंडे या ट्यूसडे, ये 2 दिन में से पीएमआई नंबर है, आप खुद से चेक कर लीजिएगा फॉरेक्स फैक्ट्री में जाके, तो
उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि गोल्ड कहाँ पे जाने वाला है। जी, बैक टू अब मेरे ख्याल में मार हम क्रिप्टो को डिस्कस करते हैं और सलमान को इनवाइट करते हैं। जी। अ, बिल्कुल। जी, अस्सलाम वालेकुम सलमान, कैसे हैं आप? और थोड़ा सा क्रिप्टो के बारे में भी अपडेट देते हैं। जी, वालेकुम सलाम अम्मार भाई, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। क्रिप्टो में मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है अम्मार भाई? जी, बिल्कुल हो रही है। अच्छा, सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि सरमाया फाइनेंशियल्स किस तरह से लोगों की हेल्प कर रहा है और फराज़ भाई और अम्मार भाई जिस तरह से पिछले कुछ सालों से लेकर पूरी इस इंडस्ट्री को लेकर चल रहे हैं और लोगों को नॉलेज दे रहे हैं और वही हमारे पास सबूत है इस चीज़ का कि लोग ट्रस्ट पायलट पे आके किस तरह से सपोर्ट करते हैं और ये वो लोग होते हैं जो यहाँ पे रेटिंग देते हैं जिन्होंने कोर्स को कंप्लीट कर लिया होता है और फिर वो जाके अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं और फिर आके यहाँ पे हमें रेटिंग दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओवर 2000 रिव्यूज़ में 4.8 रेटिंग मेंटेन करना फराज भाई, अम्मार भाई, आप दोनों की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अब थोड़ा-सा हम उसके अंदर टच लेके आ रहे हैं क्रिप्टो का, लोगों को एजुकेशनल बैकग्राउंड उनका बेहतर हो जाए उसको करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं कि क्रिप्टो के रिव्यूज़ भी अब आपको आने शुरू यहाँ पे हो जाएँगे और ये वेरिफाइड रिव्यूज़ होते हैं। जो भी यहाँ पे आपको रिव्यूज़ मिलते हैं वो सभी प्रोफाइल जो हैं वो वेरिफाइड है, उसमें कोई ऐसा इश्यूज़ नहीं होता क्योंकि ट्रस्टपालेट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है इस मामले में भी। और फर्दर अगर हम बात करते हैं कुछ सक्सेस स्टोरीज़ की जो अगर हमारा जो डिस्कॉर्ड कम्युनिटी बहुत एक्टिव कम्युनिटी है, सभी फॉरेक्स जिसको अमार भाई लीड कर रहे हैं, फराज भाई टेक्निकल्स और मैं क्रिप्टो, इस पे जो हमारे डिफरेंट इसके अंदर चैनल्स बने होते हैं वहाँ पे सक्सेस स्टोरीज़ भी आती हैं लोगों की और जहाँ पे लोगों को इश्यूज़ आते हैं वो भी लोग अपने डिस्कस करते हैं और वहाँ पे बहुत हेल्पफुल कम्युनिटी है, हमारे मेंटोर्स की पूरी टीम है सभी कोर्सेज़ के लिए जो सबको गाइड भी करती रहती है ताकि जर्नी उनकी स्मूथ चलती रहे। तो सक्सेस स्टोरीज में आप देखते हैं तो आपको बहुत सारी सक्सेस स्टोरी यहाँ पे क्रिप्टो की भी मिलेंगी और यहाँ पे जब मार्केट नीचे जा रही है या साइडवेज हो रही है, लोगों को कह लें कि लॉसेस अगर हो रहे हैं, तो उस जर्नी के अंदर भी जब मार्केट नीचे आ रही है तभी आपने अपने पोर्टफोलियोज़ को कैसे मेंटेन रखना है या अगर आपका एक पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है तो आपने दूसरे पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे करना है, वो पूरी ट्रेनिंग्स में आपको उस चीज़ की गाइडेंस दी जाती है। ट्रेनिंग्स ओपन है जैसा कि हमारे भाई ने स्टार्ट में कहा था, क्रिप्टो फंडामेंटल्स क्यों लाइव है। तो ये सक्सेस स्टोरीज़ यहाँ पे कुछ हैं और इसके अलावा जैसे ही मार्केट में कुछ मूव्स आती हैं, तो हमें उसके लिहाज से अपनी स्ट्रैटेजीज़ को थोड़ा-सा बिल्डअप करना पड़ता है। तो रिसेंटली एक स्ट्रैटेजी मैंने बिल्डअप की है, वो अपने स्टूडेंट्स के साथ जो प्रीवियस बैच के थे, जो पास आउट हो गए थे, उनके साथ की ताकि वो उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट कर सकें और उसको सिर्फ एक ही दिन गुज़रा तो लोगों ने उसके ऊपर माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िट्स बनाने शुरू कर दिए। तो ये हमारे पास टोटल एक जर्नी आती है हमारी क्रिप्टो की सरमाया फाइनेंशियल्स के थ्रू और बाकी उसके अंदर ऑब्वियसली हम टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को लेकर चलते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो अनलॉक्स के बारे में करेंगे। कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में हम ट्रेड आइडियाज़ भी देंगे एंड पे। अनलॉक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस पहले भी मैंने बहुत बार बताई हुई है और हमारे पास ऐसे डैशबोर्ड्स हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें डेली, वीकली, मंथली बेसिस पर जो कॉइन्स होते हैं उनके अनलॉक्स भी शो हो रहे होते हैं। ऑब्वियसली आप जिन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करना चाह रहे हों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन कैलेंडर डेट्स को मार्क करके अपने पास रखें क्योंकि जब भी ये अनलॉक्स हो रहे होते हैं तो वहाँ पे सेल प्रेशर भी आ सकता है और आप उसको अपने लिए बेनिफिशियली बेनिफिट भी आप उसका गेन कर सकते हैं क्योंकि अगर मार्केट अगर ऑब्वियसली अगर अनलॉक्स होते हैं तो वहाँ पे आपको सेल ऑफ दिखता है तो अपनी पोजीशंस बिल्डअप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल करंटली अभी मैं दिखाता हूँ कि इस वीक थोड़े से कौन से अगले कुछ दिनों में कौन से अनलॉक्स होने वाले हैं। लेकिन ये नेक्स्ट मंथ का अगर हमारे पास पूरा कैलेंडर मेंटेन हुआ है जिसके अंदर हमारे पास डैशबोर्ड पूरा दिखा रहा है, जिसमें आर्बिट्रम के $20 मिलियन के होंगे। बट अगेन नेक्स्ट वीक में जब हम जाएँगे तो हम इन चीज़ों को, इन कॉइन्स को लेकर चलेंगे। मोस्ट रिसेंट हमारे पास जो अनलॉक्स आने वाले हैं वो हाइपर लिक्विड के आने वाले हैं और वो $7 मिलियन के अनलॉक्स आने वाले हैं जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट है और इसकी डेट है 29th ऑफ नवंबर, जो कि कल है जब ये लाइव जाएगा उसके आसपास। तो आप एक सॉर्ट ऑफ मूवमेंट देखेंगे हाइपर लिक्विड की प्राइस पे। तो अगर आपकी पोजीशंस ओपन है तो आपको वहाँ पे अपने स्टॉप लॉसेस को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ सकता है क्योंकि वहाँ पे सेल प्रेशर आ सकता है क्योंकि $7 मिलियन एक बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन फिर भी एक है। कुछ कैंडल्स आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकती हैं। तो करंटली अगर हम देखते हैं तो इनकी कोर कंट्रीब्यूशंस जो हैं उसकी तरफ इनके अनलॉक्स जा रहे हैं जो कि एक अच्छी चीज़ है। यानी कि अपनी ब्लॉकचेन को ये डेवलप कर रहे हैं और वहाँ पे जो इनके डेवलपर्स हैं उनको जो सैलरीज आती हैं वो इनके हाइपर कॉइन के अंदर जाती हैं, तो उनको ये अनलॉक्स आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली सैलरीज इन द फॉर्म ऑफ अगर कॉइन जा रही हैं, तो ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उन कॉइन्स को सेल आउट करते हैं और फिर ऑब्वियसली क्योंकि उनकी सैलरी होती है इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स, तो सेल आउट करके उसमें पैसा बनाते हैं। नेक्स्ट अनलॉक्स हमारे पास सुई के आने वाले हैं। ये भी हमारे पास ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट है। 1st ऑफ दिसंबर, 2-3 दिन इसके अंदर रह गए हैं डिपेंडिंग अपॉन ये कब लाइव आपके सामने जाएगा और ये हमारे पास $85 मिलियन के अनलॉक्स आ रहे हैं। ये बहुत बड़े अनलॉक्स हैं
और लेकिन अच्छी बात इसमें ये है कि इसके अंदर जो स्टेकिंग में इतने नहीं जाने वाले, करंटली जो इसके अंदर जाने वाले हैं वो कम्युनिटी रिजर्व्स में से जाने वाले हैं, जो कि नियरली 2.6% लॉक हैं फ़िलहाल। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो इनके 36% अनलॉक हो चुके हैं और 10% लॉक हैं। अनट्रैक्ड का मतलब ये है कि अभी क्योंकि इनका जो हम पहले भी एक बार ज़िक्र कर चुके हैं कि काफ़ी मॉडल इनका बड़ा है और 2030 तक इनके अनलॉक्स होते रहेंगे। बट ये एक वन ऑफ द मैसिव सुई के अनलॉक्स आने वाले हैं अगले 3 दिन में $85 मिलियन के। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाह रहे हैं या ट्रेड्स ओपन है, तो आपको थोड़ा-सा कॉशियस वहाँ पे रहना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आइगन क्लाउड को, जो कि आइगन लेयर प्रीवियसली होता था हमारे पास। इनके भी 1st ऑफ दिसंबर को अनलॉक्स आने वाले हैं। $22 मिलियन के कंप्लीट इनके अनलॉक्स हैं और इसमें जो मेजर चंक इनका जाने वाला है वो इनका इन्वेस्टर्स की तरफ जाने वाला है, क्योंकि 29% टोटल इनके जो अर्ली इन्वेस्टर्स थे, जो सीड इन्वेस्टर्स जो अर्ली स्टेजेस पर इनके साथ शामिल हुए थे, वो 25% तकरीबन उनका लॉक है, थोड़े से अनलॉक उसके अंदर हुए हैं, तो वहाँ पे इनका मेजर चंक जा रहा है। तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा सेल प्रेशर देखने को मिलता है। लास्टली अनलॉक्स हम जिक्र करेंगे कैमिनो प्रोजेक्ट का। इनके जो अनलॉक्स हैं वो भी 30th ऑफ नवंबर को जाने वाले हैं, जो कि $13.4 मिलियन के अनलॉक्स इनके जाने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बाय बैक प्रोग्राम्स की, जो कि एक डिफरेंट टर्म्स होती है, जो कि हम अपने कोर्स के अंदर भी लोगों को बताते हैं, समझाते हैं कि उन्होंने किस तरह से बाय बैक्स को ट्रैक डाउन करना है। और हमारे पास ऐसे डैशबोर्ड्स हम क्रिप्टो फंडामेंटल्स में यूज़ करते हैं, जो कि हमें बाय बैक्स के बारे में बताते हैं। बाय बैक अगेन प्रोजेक्ट जो है वो अपने ही कॉइन्स को खुद बाय करता है, जैसा कि स्टॉक मार्केट्स के अंदर भी होता है। और यहाँ पे फिर हमने ये भी देखना होता है कि कहीं सप्लाई तो सर्कुलेटिंग सप्लाई तो उसकी ज़्यादा नहीं हो जाएगी, तो इस वैल्यू को हमने देखना होता है। तो करंटली जो ब्लूज़ हैं वो बायबैक वैल्यूज़ हैं और जो सप्लाई का इम्पैक्ट है वो यहाँ पे ग्रीन है, जो कि सप्लाई के इम्पैक्ट थोड़े से कम है। ये बायबैक्स पिछले लास्ट वीक के हैं। तो आप देख सकते हैं ये जितने भी बायबैक्स यहाँ पे हुए, इन कॉइन्स को अगर जाके आप इन डेज़ में देखेंगे पूरे वीक के अंदर, तो आपको इनके अंदर बाय प्रेशर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर ये सभी बायबैक्स हो रहे होते हैं, ये ओटीसी डील्स नहीं होती हैं। ब्लॉकचेन के ऊपर बाइंग होती है, तो वो आपको चार्ट्स के ऊपर भी वो चीज़ें दिख रही होती हैं। तो बायबैक्स के बारे में भी अगर आपको पता चल जाए, तो आप टाइमली डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टर इनसाइट्स के बारे में अगर थोड़ा-सा डिस्कस करें, तो हम जो इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर जो मार्केट मेकर्स होते हैं, उनके पोर्टफोलियोज़ को ट्रैक कैसे करना है, वॉलेट ट्रैकिंग कैसे करनी है, इसके बारे में भी कंप्लीट गाइड किया जाता है। और इन्वेस्टर्स फॉर एग्जांपल मार्क क्यूबिन, जो कि शार्क टैंक के भी मेंबर हैं, उनके पोर्टफोलियो को भी हम ट्रैक करते हैं। उनके टोटल 19 इन्वेस्टमेंट्स हैं क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के अंदर। लीड इन्वेस्टमेंट्स 4 हैं, जहाँ पे उनका मेजर चंक लगा हुआ है और उनकी जो रफली अभी आरओआई चल रही है 1.5x है नियरली। डबल तो नहीं, लेकिन 1.5 उन्होंने अपने पैसे को इन प्रोजेक्ट्स में वो कर रहे हैं। आज की इस गिरती हुई मार्केट के अंदर ये अप टू डेट डैशबोर्ड हमें दिखाता है। बाइनेंस के ऊपर इनके 19 में से 6 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लिस्ट हुए हैं। अब यहाँ पे फर्दर हमें ये पता चलता है जब हम इनके पोर्टफोलियो को ट्रैक करते हैं, तो ब्लॉकचेन के जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो 21% हैं, लेयर 2 10% और इस तरह से बाकी भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से फिर हम अंदाज़ा लगाते हैं और इनके पोर्टफोलियोज़ में भी जाकर देखते हैं कि इनके पास कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स, कौन-कौन से कॉइन्स हैं। ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है जब हमारे पास लेट्स से 20 प्रोजेक्ट्स होते हैं और हमने उनमें से 6 और 7 में इन्वेस्ट करना होता है, तो फिर हम हेल्प लेते हैं इन्वेस्टर पोर्टफोलियोज़ की, कि हम इन्वेस्टर्स जो बड़े-बड़े हैं दुनिया के, उनके पोर्टफोलियोज़ को ट्रैक करते हैं कि उनके पास कौन सी एलोकेशंस हैं, किस प्राइस की एलोकेशंस हैं और ऑलरेडी उनकी आरओआई क्या कंप्लीट हो गई है या नहीं हुई। क्योंकि अगर उनकी आरओआई कंप्लीट हो गई है, तो फिर उसमें जाने का ऐसा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो उसमें से वो 2x या 3x कर चुके होते हैं। तो फिर वो हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। सिमिलरली डीडब्ल्यूएफ लैब्स है, उसके पोर्टफोलियो को भी हम ट्रैक करते हैं। उनकी नियरली 48 इन्वेस्टमेंट्स हैं क्रिप्टो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनकी जो मेजर चंक की बाइंग है वो 2023 के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। 2024 में कुछ थी और 2025 में भी अभी रिसेंटली सितंबर अक्टूबर के मध्य में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बाइंग की है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो मार्केट अगर गिर रही है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये और बाइंग करते हैं, यानी कि अपनी पोजीशंस को मेंटेन भी कर रहे होते हैं। इसके अलावा वैगन व्हील्स होते हैं, जो कि अगेन हमें बताते हैं कि इनकी जो बाइंग है वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर आती है। लास्टली हम ट्रेड आइडियाज़ की तरफ जाते हैं। फराज भाई की यहाँ पे हमें हेल्प चाहिए होगी। फराज भाई, हमारे पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं और दोनों ही हमें बाइनेंस और एमईएक्सी एक्सचेंजेस पर मिल जाएँगे। फन और टर्बो। इसमें अगर आप हमारी कुछ शॉर्ट
टर्म टाइम फ्रेमिंग है, जैसे भी आपको लगता है ट्रेड आइडिया अगर मिलता हो। और ये चूज़ थोड़े से फंडामेंटल इसलिए किए गए हैं कि इसमें जो फ़ंड हमने चूज़ किया है वो दोनों एक तरह से यूटिलिटी वाइज़ इतने स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। टर्बो हमारे पास मीम का प्रोजेक्ट है, लेकिन मीम की भी एक कैटेगरीज़ होती हैं, कुछ बिल्कुल ही पंप एंड डंप होती हैं, कुछ कैटेगरीज़ ऐसी होती हैं जो किसी कॉमिक बेस होती हैं, कुछ कैटेगरीज़ ऐसी होती हैं कि जो फ़ैन टोकन्स होते हैं, जैसा कि अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अगर आप फ़ैन हो तो उसका कॉइन होगा, तो आपके पास जितने कॉइन होंगे तो आपको उनके हैंडआउट्स मिल सकते हैं या आप उनके साथ डिनर कर सकते हैं एक्सेट्रा। तो टर्बो उस कैटेगरी का आता है। तो फन के पास हमारी जो न्यूज़ कैटालिसिस के बैक एंड पे आती है, वो इनका बर्निंग का प्रोसेस है। इनके काफ़ी सारे कॉइन्स उन्होंने बर्न किए हैं मोस्ट रिसेंटली आज पिछले कुछ आवर्स में। तो वो थोड़ा-सा इसका कैटालिस्ट बना। जी, फराज़ भाई आप कुछ हेल्प कर सकते हैं इसमें? जी बिल्कुल, टर्बो का जो सेटअप है 4 आर के ऊपर, इस पे बुलिश डाइवर्जेंस हमें नज़र आई और उसके बाद से ये रैली करता हुआ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। राइट नाउ इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आ रही थी ऊपर से, जो इसने ब्रेक करके अभी सस्टेन कर रहा है 4 आर के चार्ट के ऊपर। सो लग ऐसे रहा है कि ये इस रैली को कंटिन्यू करेगा और फिर इन टारगेट्स जो इनके नज़र आ रहे हैं वो 0.0332 और 0.037 के हैं। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो इसने हायर लो डिफ़ाइन किया हुआ है जो कि 0.01988 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट की बैरोमीटर लेवल है। बैरोमीटर का ये मतलब कि अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर दोबारा से बेयरिश उसमें चला जाएगा कि ये ऊपर की जो सस्टेन ब्रेकआउट था वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा फॉल्स ब्रेकआउट में और उसके बाद ये दोबारा से उस जोन में चला जाएगा जहाँ से ये शुरू हुआ था। सो इसके लिए आसान सा तरीका ट्रेड प्लान ये है कि इसका 0.00197 का एसएल रखें और फिर उसको आई करें कि ये 320 हो जाए या 37 हो जाए, उसको जाके टेस्ट करें। इन केस अगर ये ब्रेक होता है तो फिर इसके हम शॉर्ट की पोजीशन भी ओपन करके इनको टारगेट्स कर सकते हैं 0.0014 को। सो ओवरऑल यहाँ से इसको थोड़ा सा बढ़ना चाहिए क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है ये बहुत अरसे के बाद जाके बेयरिश इसका ट्रेंड जब से शुरू हुआ है जुलाई 2025 से, अब जाके ये इसने पहली दफ़ा ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद अभी तक तो सस्टेन होता नज़र आ रहा है। देखना ये कि जब तक आपको ये वीडियो मिलती है उस टाइम इसकी क्या प्राइस है। राइट नाउ करंट प्राइस पे तो बाय करके ये वाला ऐसा रखा जा सकता है और उसको ये टारगेट्स रखें। सो इस बैरोमीटर लेवल पे नज़र रखें और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर एग्जिट करके अगर शॉर्ट्स प्ले करते हैं तो शॉर्ट्स की तरफ भी चले जाए। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं फ़ंड की, उसमें भी कुछ इसी तरीके का पैटर्न बना हुआ है कि 4 आर के ऊपर इसने बहुत बड़ी एक्यूमुलेशन हमें दिखाई जो ये चलती हुई आ रही है पूरे नवंबर के महीने में। ये साइडवेज हो गया था। पहली बात तो ये कि बहुत बड़े बेयरिश ट्रेंड में रहा है ये ड्रॉप होता हुआ आ रहा है तकरीबन 0.03 सेंट से 0.03 से, और ये वहाँ से आप कह लें बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। सो यहाँ पे आके कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट होने के बाद इसने अभी ब्रेकआउट दिया है पहली दफ़ा अपने नवंबर के हाइस के ऊपर तकरीबन ट्रेड कर रहा है। सो इस केस में भी आपका जो फिबोनाची की रिट्रेसमेंट 0.618% है, ये हायर लो यहाँ पे इसने डिफाइन किया इस टाइम। सो अगेन ये बैरोमीटर लेवल होना चाहिए एज लॉन्ग एज इट इज़ ट्रेडिंग अबव इट। तो ये हो सकता है कि आपके जो अभी आज के हाइज लगे हुए हैं 0.02993 के 0.003 के, उनको जाके टेस्ट कर सकता है और फिर अगर ये इसको सस्टेन करता है तो फिर ये आगे 0.0034 को भी टेस्ट कर सकता है। सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये सस्टेन करे 0.00223 को। अगर ये सस्टेन करता है, ये हायर लो मेंटेन रहते हैं तो फिर ये बढ़ता जाएगा। अगर ये ब्रेक होते हैं तो फिर अगेन हम इस पर शॉर्ट की पोजीशंस ओपन कर सकते हैं। अगेन ये देखना चाहिए कि जब तक आपके पास पहुंचेगा तो उस टाइम तक इसकी क्या शक्ल बनी हुई होगी। वैसे उम्मीद यही है कि ये फर्दर रैली करता हुआ नज़र आए। सो ये है ओवरऑल इसका। मेरे ख़्याल में एक क्विक रिव्यू हम अपने BTC और USDT का कर लेते हैं, उसके बाद फिर मेरे ख़्याल में इस सेशन को रैप अप करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं फराज ऐड करना चाह रहा हूँ बीटीसी से पहले। अभी सलमान ने बड़े मासूमाना और कह लें कि सॉफ्ट टोन है सलमान की, तो बड़े आराम से उसने बताया कि आपके जो टोकन के इनसाइडर जो होते हैं या अनलॉक्स भी होते हैं, जो ट्रेडिंग का आप चेक भी कर सकते हो कि इन्वेस्टर कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये बहुत बड़े इवेंट्स है, आप यकीन करेंगे इसमें इतनी मजेदार किस्म की आपको वॉलेटिलिटी मिलेगी। दिस इज द ह्यूज अपॉर्चुनिटी और अभी तो बिल्कुल शुरू किया है। सलमान ने जैसे मेंशन भी किया अनलॉक्स में, जैसे स्टूडेंट्स के कुछ रिजल्ट भी दिखाए हैं। आगे आप देखोगे जो ट्रेडर्स होते हैं उनको तो चाहिए वॉलेटिलिटी है, चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे जाए, पैसा बनता है जब वॉलेटिलिटी होती है। तो ये चीज जो अभी सलमान ने मेंशन भी किया है, दिस कुड बी अ वेरी गेम चेंजिंग थिंग फॉर यू।
यहाँ पे अगर आप बुल्स एंड बियर्स में आप लोगों को फ्री में मिल रहा है, तो अगर आप देखें इसके ऊपर रिजल्ट्स अगर आपको अच्छे मिलते हैं तो अगेन यू कैन ऑप्ट फॉर द कोर्स। आप खुद जाके खुद से देखेंगे किस तरीके से इसको एनालिसिस किया जाता है और इससे आप फायदा भी ले सकते हैं। जी, बैक टू फराज। अच्छा, BTC USDT के टेक्निकल्स को डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये फोर्थ इसकी वेव है या फोर्थ पॉइंट है, यहाँ से हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो बाउंस हमें नज़र भी आ रहा है पूरे हफ्ते। राइट नाउ ये अभी भी बेयरिश ट्रेंड में है और यहाँ पे कहीं लोअर हाई ये प्रिंट करेगा और लोअर हाई हो सकता है यहाँ प्रिंट करने के बाद ये एक ड्रॉप और दिखाए जो तकरीबन 82-83 की हो, या उसके बाद ये जो भी रिसेंट लोज लगे 80,000 उसको ब्रेक करके यहाँ पे डाइवर्जन शो करे, फिर ये कंसोलिडेट हो जैसे लास्ट टाइम इस तरीके से था। सो अभी मेरे ख्याल में इसमें 14-15 दिन और हैं कि ये एक रिट्रेस दोबारा से करेक्ट और नीचे आए, इन जोन को टेस्ट करे और फिर कंसोलिडेट होने के बाद फिर रैली दोबारा से इसके ऊपर नज़र आए। सो ओवरऑल अभी तक बेयरिश ट्रेंड पे है डेली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस इसकी शो हो रही है 91,940 की, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यूँ है कि ये जो इसकी ड्रॉप थी पिछली दफ़ा जनवरी 2025 में जो ड्रॉप हुआ 109 से लेके 75,000 का, उसका मैग्नीट्यूड अगर मैं यहाँ पे रखता था 125.7 से, तो ये यहाँ पे आके कहीं पे शो करता था कि 91,000 92,000 के करीब आए। सो ये इस टाइम पिछले 2 दिन से एज अ रेजिस्टेंस इसको एक्ट कर रहा है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम 94,200 के करीब लोअर हाई का प्रिंट होता हुआ देख सकते हैं। सो ओवरऑल अभी तक बेयरिश ट्रेंड है, लोअर हाई मेरे ख्याल में अभी भी एहतियात करनी चाहिए। नीचे मिले इस जगह पे 8-7-8 दिन के बाद, या ये नीचे कहीं करेक्ट हो के और फर्दर नीचे आता है तो फिर अटैम्प्ट करनी चाहिए लॉन्ग रन के लिए। ओवरऑल यहाँ से इसकी एक लास्ट वेव बाकी है जो नीचे आके इसको रीटेस्ट करके फिर दोबारा ये बढ़ना शुरू करे। अगर हम इथेरियम की बात करें तो उसमें भी सेम पैटर्न बना हुआ है। जब से इसने अपना ये बेयरिश नेकलाइन तोड़ी थी, बेयरिश हेड एंड शोल्डर की, और रिवर्सल हमने देखा था बड़ा बुरे तरीके से, फिर ये ड्रॉप हुआ। यहाँ पे जब बाउंस आ रहा था 35-6 के करीब, मैं कह रहा था कि एग्जिट कर जाएं या ऑफलोड कर सकते हैं, दोबारा नीचे मिल जाएगा। वहाँ से भी ड्रॉप होता हुआ $1,000 और नीचे आया 2600। अब बाउंस कर रहे हैं अगेन, ये भी लोअर हाई प्रिंट कर रहा है, कोई डाइवर्जेंस ऐसा जिसके ऊपर नहीं आई। सो यहाँ पे सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रैटेजी एंड देन आई फॉर द टारगेट्स ऑफ अभी जो नज़र आ रहे हैं वो शायद 2400-25 के आएँ। अल्टीमेट जो इसके टारगेट जो मैं आई कर रहा हूँ, जो हमें अगर वैल्यू बाइंग मिल जाए 2000-1800 के करीब तो क्या ही बात होगी। सो ओवरऑल इसमें अभी तक भी बेयरिश है एज लॉन्ग एज ये जब तक ट्रेड कर रहे हैं 3650 से नीचे 3650 के बाद सिनेरियोज बदल जाएंगे और 3600 तक पहुँचने में भी अभी 20% है। तो अभी काफ़ी इसको मेहनत करने की ज़रूरत है, यानी कि एक्यूमुलेट हो, कंसोलिडेट हो, फिर उसके बाद रैली करे तो सस्टेनेबल रैली नज़र आएगी लॉन्ग रन के लिए। ZMR ये ओवरऑल व्यू है, रिव्यूज़ थे इसके, हमने आज काफ़ी टाइम लगा दिया। सो मेरे ख्याल में जिन लोगों ने देखा है वो ज़रूर फ़ायदा तो उठाएंगे इससे। परफेक्ट हो गया। चलें, और आप लोगों ने देख लिया सारी मार्केट्स को हमने ऑलरेडी कवर कर दिया। पाकिस्तान मार्केट भी है ऑलमोस्ट तकरीबन दोबारा वापस ऑल टाइम हाई पे जाने वाली है। US 100, US 500, सारी दुनिया की मार्केट्स जो है इस टाइम पे बुलिश है। इवन गोल्ड, सिल्वर, हर चीज़ जो है बुलिश है। क्रिप्टो जो है वो थोड़ा सा लैग कर रहा है, लेकिन अगेन जिस तरीके से टेक्निकली फराज ने भी अपने एंड पे मेंशन कर दिया, उस पर भी अपॉर्चुनिटी दोबारा से मिल जाएगी। और क्रिप्टो में जिस तरह से सलमान ने भी मेंशन किया है कि आप इवेंट्स बेस्ड जो है उस पर एनालिसिस करके वहां से भी फायदा उठा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग यूज कर सकते हैं। अगेन आप लोगों ने अगर ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर करना है, आपके सलमान की क्रिप्टो फंडामेंटल्स की इस टाइम पे ट्रेनिंग इज नाउ ओपन, आप लोग वहां पे भी कर सकते हैं। मेरी वाली जो ट्रेनिंग है वो 15 दिसंबर को उसको हमने बंद करना है, ये हम 10 दिसंबर को ही क्लोज कर देंगे। शुरू में ही हमारे जो जितने भी बैच होता है वो फुल हो जाता है, तो फिर हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो आप पहले से जितना पहले रजिस्टर कर सकते हैं, यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। मेरी तरफ से, फराज की तरफ से, सलमान की तरफ से, समा की तरफ से अल्लाह हाफिज। सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।